तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से, सुबासा, जो ऑनेस्टली बोला तो थोड़ा अनलकी था, रिस्क लेने से डरने वाला, ऑलमोस्ट फेलियर टाइप इंसान। जब उसकी लाइफ टोक्यो में पूरी तरह गड़बड़ा जाती है तो उसे मजबूरी में वापस अपने गांव लौटना पड़ता है। जाते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, यार वहाँ की लड़कियां तो बिल्कुल बोरिंग और एवरेज होंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सोच अब पूरी तरह उलटने वाली है। सुबासा अभी अभी टोक्यो से निकलकर होक्काइडो पहुंच रहा है। ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ती है और वो सोचता है कि ये जगह सच में इतनी फ्रीजिंग क्यों है भाई। टैक्सी में बैठा हुआ वो ड्राइवर से बोलता है, बस यहीं छोड़ दो, आगे मैं खुद चला जाऊंगा। उसे लगता है कि वो अपने घर का रास्ता खुद ढूंढ लेगा। लेकिन जैसे ही टैक्सी चली जाती है, ठंडी हवा उसकी रीढ़ तक उतर जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो सर्दी से कांपता हुआ किसी सिविलाइजेशन की तरफ चलना शुरू करता है। तभी अचानक एक एंजल लाइक गर्ल बर्फ में उसके सामने आती है। गोल्डन बाल, बेफिक्री वाला चेहरा, और वो इतनी ठंड में भी बिल्कुल चिल मूड में खड़ी थी। सुबासा एक पल के लिए लिटरली फ्रीज हो जाता है। वो हेल्प मांगने के लिए आगे बढ़ता है तो लड़की हल्की मुस्कान के साथ रास्ता दिखाती है, लेकिन कहती है कि तुम्हारा घर यहाँ से कई घंटे दूर है, और कैजुअली जोड़ती है, वैसे इस मौसम में दूसरी टैक्सी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर वो कहती है कि अगर वो चाहे तो वो दोनों बस का वेट कर सकते हैं, और बस वहीं से उनकी छोटी सी जर्नी शुरू होती है। सुबासा उसके साथ चलने को रेडी हो जाता है। बातों बातों में लड़की को पता चलता है कि वो टोक्यो से आया है, और वो हंसते हुए पूछती है, कोई टोक्यो छोड़कर बर्फ से ढकी जगह में क्यों आएगा। वो थोड़ा सीरियस होकर जवाब देता है, फैमिली मैटर है। फिर वो पूछती है, तुम्हें होक्काइडो बोरिंग नहीं लगता। सुबासा मुस्कुराकर बोलता है, मुझे शांति पसंद है। उनके बीच वाइब धीरे धीरे बिल्ड होती है। जब उसे पता चलता है कि वो दोनों सेम एज के हैं और वो उसी के स्कूल में पढ़ेगा, तो लड़की का चेहरा जेन्युइनली ब्राइट हो उठता है। बातचीत करते करते वो दोनों बर्फ में चलते रहते हैं, लेकिन सुबासा को एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है, शायद उस लड़की की प्रेजेंस की वजह से। अचानक वो लड़की छींकती है और अपने हाथ से नाक पोंछ लेती है। सुबासा ऑकवर्ड फील करता है और उसे टिश्यू दे देता है। अंदर से वो थोड़ा एम्बैरेस्ड भी होता है, लेकिन लड़की उसकी ऑकवर्डनेस पर हंस देती है। फिर अचानक शरारत में वो उसके जैकेट में बर्फ डाल देती है। सुबासा उछल पड़ता है और उसकी रिएक्शन देख के लड़की की हंसी रुकी नहीं पाती। वो उसके चेहरे को गौर से देखता है और बोल देता है, तुम सच में बहुत सुंदर हो। वो तुरंत लाल हो जाती है और एम्बैरेसमेंट में उससे हल्का सा घूंसा मार देती है। तभी बस आती है। बस में चढ़ने से पहले वो अपना नाम बताती है, मीनामी। सुबासा मुस्कुरा देता है, लेकिन बस के जाते ही उसे एहसास होता है कि वो खुद बस में चढ़ना भूल गया था। अगले दिन स्कूल में सुबासा अपने नए क्लासमेट से मिलता है। वो थोड़ा नर्वस होकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और चुपचाप पीछे वाली सीट पर जाके बैठ जाता है। लेकिन अंदर से उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, मीनामी। वो चारों तरफ नज़र घुमाता है पर वो कहीं दिखाई नहीं देती। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है, पर तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। मीनामी अंदर आती है, सीधा उसकी तरफ दौड़ती है और उसे हक करने की कोशिश करती है। टीचर उसे डांटता है, इतनी सुबह शरारत बंद करो मीनामी। क्लास शुरू होती है, लेकिन सुबासा को बहुत ठंड लग रही होती है। बाकी सबने जैकेट्स पहने थे, पर वो तो भूल ही गया था। मीनामी ये नोटिस करती है और उसे एक सॉफ्ट ब्लैंकेट देती है। कहती है, मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ, जस्ट इन केस। वो थोड़ा शर्माते हुए ब्लैंकेट लेता है और उसमें खुद को लपेट लेता है। गर्माहट के साथ उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसका दिमाग अब भी मीनामी के बारे में सोचने से बाज नहीं आता। क्लास के बाद वो ब्लैंकेट लौटाता है और उसे धन्यवाद कहता है। मीनामी मजाक में बोलती है, इसमें तुम्हारी और मेरी दोनों की खुशबू है। वो ऑकवर्डली मुस्कुरा देता है और बोलता है, अगर स्मेल वियर्ड लगी हो तो सॉरी। वो हंस के कहती है, नहीं मुझे तो ये कॉम्बिनेशन पसंद है। सुबासा एक पल के लिए स्पीचलेस रह जाता है। घर जाते वक्त दोनों साथ चलते हैं। मीनामी उससे पूछती है, टोक्यो में डेटिंग कल्चर कैसा है। सुबासा कहता है, सच कहूँ तो मैं कभी डेट पर नहीं गया। वो हंसते हुए कहती है, यहाँ लोग ज़्यादातर घर पर ही टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है। सुबासा का इमेजिनेशन फिर से दौड़ने लगता है और वो खुद को रोकता है, नहीं भाई काम रहे। पर तभी वो पूछती है, क्या तुम कल मेरे घर आना चाहोगे। वो चौंक जाता है, तुम मजाक कर रही हो ना। वो मुस्कुरा के कहती है, बिल्कुल नहीं। और ट्रेन में चढ़ने से पहले वो दोनों एक दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। अगले दिन सुबासा उसके घर पहुंचता है। दरवाज़ा खुलता है और मीनामी एक कोजी हुडी में सामने खड़ी होती है। वो कहती है कि माँ बाप घर पर नहीं है। सुबासा के चेहरे पर एक ऑकवर्ड स्माइल आ जाती है। वो सोचता है, बस भाई अब इमेजिनेशन कंट्रोल में रख। मीनामी हंसती है और कहती है, रिलैक्स, मेरा मतलब था कि हम आराम से वार्म फ्लोर पर बैठ सकते हैं। वो दोनों फ्लोर पर बैठकर बात करने लगते हैं। अचानक मीनामी अपने पैरों से हल्के से उसे छूती है और पूछती है, तुम कुछ करना चाहोगे। सुबासा का दिमाग फ्रीज हो जाता है, लेकिन वो जवाब दे उससे पहले ही मीनामी किचन में योगर्ट लेने चली जाती है। वो हंस के बोलती है, मुझे दही बहुत पसंद है। जब वो लौटती है, उसके कपड़ों पर थोड़े वाइट ड्रॉप्स किए जाते हैं और सुबासा ऑकवर्ड हो जाता है। वो मुस्कुरा के कहती है, उप्स, और चेंज करने चली जाती है।
सुबासा खुद को संभालने की कोशिश करता है। जब वो वापस आती है उसका नया आउटफिट देख के वो लिटरली स्टन रह जाता है। वो थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ते हुए बोलता है, मूवी देखनी है? वो हंस के कहती है, श्योर। फिल्म प्ले होती है। शुरुआत तो नॉर्मल रोमांटिक होती है लेकिन बीच में कुछ इंटेंस सीन्स आने लगते हैं। मीनामी थोड़ा झुककर बैठती है और सुबासा फोकस करने की पूरी कोशिश करता है। तभी वो हल्की सी आवाज़ निकालती है और अचानक उसके पैर से सुबासा को हल्का धक्का देती है। वो थोड़ा शॉक में उसे देखता है पर फिर नोटिस करता है कि वो तो सो चुकी है। वो मुस्कुरा देता है, शायद वो मुझे सीरियस में नहीं लेती। वो धीरे से उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। थोड़ी देर बाद मीनामी उठती है और देखती है कि वो जैकेट उसके ऊपर रखी हुई है। वो सॉफ्टली बोलता है, ठंड ज़्यादा थी इसलिए दे दी। वो हल्की सी ब्लश करती है। जब वो घर से निकलने लगता है मीनामी दौड़कर उसके पीछे आती है, सॉरी मैं सो गई थी। सुबासा उसकी स्कार्फ ठीक करता है और कहता है, अब ऐसे बाहर मत निकलना, जैकेट पहन लिया करो। वो मुस्कुराती है और सॉफ्टली कहती है, तुम्हारा स्कार्फ ही काफ़ी है। सुबासा कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता है। शायद पहली बार उसे किसी के लिए जेन्युइन वार्मथ महसूस हुई थी। सुबासा को अचानक छींक आ जाती है और मीनामी तुरंत डिसाइड करती है कि वो उसकी मदद करेगी और उसे कुछ वार्म खिलाकर कंफर्ट देगी। वैसे ये वो क्यूट मोमेंट्स हैं जो उनके बीच बॉन्ड बिल्ड करते हैं। तभी सुबासा चावल का एक गोल पोर्शन खाता है और थोड़ा सा एक्सीडेंटली उसके गाल पर लग जाता है। जैसे ही मीनामी उसका फेस क्लीन करने के लिए हाथ बढ़ाती है, सुबासा लिटरली ब्लश कर जाता है, टमाटो जितना लाल। यहाँ उसका ऑकवर्डनेस और मीनामी की प्लेफुल एटीट्यूड दोनों एकदम नेचुरल लगती हैं। अगले दिन मीनामी स्कूल के हॉलवेज में सीक्रेटली सुबासा के पास आती है। उसका फोकस एक विंटर फेस्टिवल पोस्टर पर चला जाता है और कैजुअली कह देती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सुबासा थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। उसके लिए ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि उसने अभी उसे ओपन इनविटेशन दे दिया। फिर इवेंट से एक दिन पहले मीनामी की माँ उसे और उसकी बहन को स्कीइंग में इनवाइट करती हैं, लेकिन मीनामी अपने प्लान्स पहले से बनाकर पोलाइटली मना कर देती है। ये दिखाता है कि वो अपने दोस्तों और सुबासा के साथ समय बिताना प्रायोरिटाइज करती है। दोपहर के लंच में मीनामी सुबासा को मैसेज कर रही होती है मीटिंग पॉइंट रिमाइंड कराने के लिए और पिछली सेल्फीज शेयर करती है। जैसे ही सुबासा मैसेज देखता है उसे स्लाइट शॉक लगता है, लेकिन वो खुद से कहता है, ज़्यादा ओवरथिंक मत कर, शायद वो सिर्फ फ्रेंडली है। इवेंट के दिन मीनामी लिटरली बारबी डॉल की तरह दिख रही थी। सुबासा की हार्ट रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। वो उससे पूछता है, तुम आज बहुत क्यूट लग रही हो। मीनामी ब्लश करती है और तुरंत टॉपिक चेंज कर देती है। फिर सुबासा उसे होकाइडो के फेमस विंटर फेस्टिवल्स के बारे में बताता है और मीनामी उसे सॉफ्टली वार्न करती है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। लेकिन जैसे ही वो फेस्टिवल पहुंचते हैं, मीनामी की जेन्युइन एक्साइटमेंट और बबली लाफ सुबासा को सरप्राइज कर देती है। वो हाई स्नो स्कल्पचर की ओर जाता है और फोटो लेने लगता है, पर मीनामी उसे पुल करके अपनी सेल्फी ले लेती है। उसके पास की गर्माहट, खुशबू और नज़दीकी सेंसेशन उसके थॉट्स को लिटरली शेक कर देती है। सुबासा पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है कि फोटो डिलीट कर दे, पर मीनामी हंसते हुए कहती है, तुम पहले स्टॉल खत्म होने से पहले खाना ट्राई करो। सुबासा कॉर्न डॉग लेने जाता है और मीनामी कबाब खा रही होती है। जैसे ही वो वापस आता है, मीनामी सहजता से झुककर उसका खाना टेस्ट करना चाहती है। सुबासा इनिशियली कंफ्यूज होता है, पर जल्द ही समझ जाता है कि ये प्रैक्टिकली इनडायरेक्ट किस जैसा मोमेंट था। वो खुद को काम करता है और मीनामी प्लेफुल टोन में टीज करती है, तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो। वे फेस्टिवल में आगे बढ़ते हैं, राइड्स एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं और आखिर में कुछ हॉट ड्रिंक्स के साथ रिलैक्स करते हैं। सुबासा सोचता है, ये सब कितना अमेजिंग था। मीनामी भी सॉफ्टली एडमिट करती है कि उसे इनिशियली उम्मीद नहीं थी कि ये फेस्टिवल इतना फन होगा, क्योंकि वो पहले सिर्फ एक बार ही आई थी। पर सुबासा के साथ सब कुछ नए पर्सपेक्टिव से एक्सपीरियंस करती है। जब वो थैंक्स कहने के लिए खड़ी होती है, एक्सीडेंटली बर्फ पर स्लिप कर जाती है। सुबासा तुरंत उसे पकड़ता है। ये शॉर्ट टेंशन मोमेंट एक परफेक्ट सेटअप बनता है एक्सीडेंटल किस के लिए, पर दोनों जल्दी से पुल बैक हो जाते हैं, एम्बैरेस्ड। फेस्टिवल के बाद सुबासा मीनामी को फ्यूचर इवेंट्स में इनवाइट करता है। मीनामी प्लेफुल टोन में कहती है, मैं आना पसंद करूंगी। साथ ही सटली टीज भी करती है कि वो और समय उसके साथ बिताना चाहती है। अगली वीक स्कूल में मीनामी लंच के दौरान सुबासा को इंस्टेंट नूडल्स लेकर आती है। वो जोर देती है कि उसे टेस्ट करना चाहिए। सुबासा पूछता है, क्यों। मीनामी रिमाइंड करती है कि फेस्टिवल के टाइम पर उसने कैसा बिहेव किया था, जैसे फर्स्ट टाइम टेस्टिंग का एक्सपीरियंस हो। वो नूडल्स बनाकर उसे फीड करती है और देखती है कि सुबासा उसके नूडल्स के टेस्ट से मेल्ट कर रहा है। फिर वो मजाक में कहती है, ये तुम्हारे लिए कॉर्न डॉग का रिवेंज है। सुबासा ब्लश कर जाता है। मीनामी प्लेफुली टीज करती रहती है कि वो जल्दी ब्लश क्यों कर रहा है। जब सुबासा अपना बेंटो खोलता है, वो इम्प्रेस होकर तुरंत फोटो लेने लगती है। वो उसे बाइट देती है और जूसी मीट पोर्शन उठाती है। जब सुबासा बताता है कि उसकी दादी ने बनाया था, तो वो मजाक में प्रपोज कर देती है।
अब तो फिर तुम मुझसे शादी करोगे? क्लास के बाद सुबासा नूडल्स के लिए फिर से थैंक्स कहता है। वो बताता है कि फेस्टिवल और लंच एक्सपीरियंस उसके लिए कितना नया और रिफ्रेशिंग था। मिनामी क्यूरियोसिटी से और भी बातों की मांग करती है। सुबासा एडमिट करता है कि उससे मिलने से पहले उसकी लाइफ खाली थी। मिनामी प्लेफुली कमेंट करती है कि उसकी फैमिली की वेल्थ स्ट्रांग लगती है क्योंकि वो हमेशा सिक्योर वाइब देती है। सुबासा डिसएग्री करता है पर मिनामी परसिस्टेंट रहती है। वो पूछती है, क्या मैं आ सकती हूँ?" सुबासा प्लेफुल टोन में मान जाता है, ऑलमोस्ट कॉस्मिक ग्रेविटी जोक के साथ। जैसे ही वो उसके घर की तरफ चलते हैं, सुबासा थोड़ा एंग्शियस होता है कि उसके फैमिली रिएक्शन कैसी होगी। तभी मिनामी पास के स्नो कासल में जंप करती है और उसे अंदर बुलाती है। सुबासा हेजिटेंट होता है पर मिनामी पुल कर लेती है और खुशी से लाफ करती है। सुबासा खुद को संभालने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी थिन फ्रेम धीरे धीरे टाइट स्पेस में एडजस्ट हो रही है। कासल से निकलते समय वो अपनी दादी किंडे को शॉक में देखता है। सुबासा इंटरनली सोचता है, कुछ तो गलत हो गया। मिनामी प्लेफुली होल्ड करती है उसका हाथ और टीज करती है कि अगर वो टेंस हो जाएगा तो वहां से चली जाएगी। किंडे अपना रियल फॉर्म रिवील करती हैं और मिनामी उसके एक्शंस पर इम्प्रेस्ड और ओवरजॉयड होती है। किंडे पूछती हैं, तुम दोनों का रिश्ता क्या है? सुबासा तुरंत जवाब देता है, अब बस क्लासमेट्स हैं। असहज एटमॉस्फेयर देखकर किंडे कॉन्वर्सेशन एंड करने का एक्सक्यूज देती हैं और सुबासा को अपने साथ सेफली होम ले जाती हैं। जैसे ही वो चलें, सुबासा रियलाइज करता है कि उसका होकाइडो फेरी टेल अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तभी मिनामी अचानक पूछती है, किंडे छाता क्यों यूज कर रही हैं? किंडे एक्सप्लेन करती हैं कि स्नो फॉलिंग है। मिनामी सॉफ्टली कहती है, स्लिपरी रोड्स पर अम्ब्रेला रिस्की हो सकता है। फिर वो वार्न करती हैं और सेफ रूट सजेस्ट करती हैं और बैग्स तक पहुंचाने की ऑफर भी करती हैं। सुबासा पोलाइटली बैग्स लेता है, बिहेविंग लाइक अ गुड ग्रैंडसन। चलते हुए उसे पता चलता है कि मिनामी थोड़ी हर्ट फील कर रही थी क्योंकि उसने उनके रिलेशनशिप को जल्दी डिसमिस कर दिया। सुबासा जेंटल टोन में अश्योर करता है कि वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मिनामी ब्लश कर जाती है और खुश हो जाती है। फाइनली जब वो उसके घर पहुंचते हैं, सुबासा अमेज्ड रह जाता है कि वो सचमुच एक मैंशन है। और जैसे ही वो जाने वाली होती है, किंडे उन्हें चाय पर रुकने का इनविटेशन देकर सबको प्लेजेंटली सरप्राइज कर देती हैं। जैसे ही वो चाय बना रही होती है, उसे लगता है कि शायद मिनामी इतनी बुरी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो गेस्ट रूम में जाती है और देखती है कि मिनामी सेल्फी के लिए ऐसे पोज दे रही है जैसे पूरा कमरा उसका प्राइवेट फोटो स्टूडियो हो, तो उसका डाउट फिर से जाग उठता है। वो उसे बाहर निकालने ही वाली होती है कि तभी उसकी नज़र सुबासा पर पड़ती है, जो खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा है। और उसे याद आता है कि जब उसने कहा था कि वो एक मीनिंगफुल पर्सन बनना चाहता है, एक ऐसा इंसान जो बदलाव लाए, तो उसकी स्माइल कितनी सिंसियर थी। इसलिए किंडे ने डिसाइड किया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगी जिससे उसका लुक स्पॉइल हो जाए। अगले दिन स्कूल में टीचर अपकमिंग स्की ट्रिप के लिए पार्टनर असाइनमेंट बांटते हैं। सुगासा लिस्ट देखता है और पाता है कि उसकी जोड़ी किसी नई लड़की के साथ बनी है, पर्पल हेड सयूरी नाम की। उसी हफ्ते स्की ट्रिप के दिन बस में सुबासा मिनामी के सामने बैठता है। वो सिर हिलाते हुए एक्साइटमेंट शेयर करता है कि वो अपनी स्कीइंग स्किल्स दिखाने के लिए कितना ईगर है। पर जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस उनके बीच की जगह फिल करता है, सुबासा स्वीकार करता है कि अंदर से वो थोड़ा नर्वस भी है। वो तुरंत मिनामी को रिएश्योर करता है कि वो ध्यान रखेगा, लेकिन तभी उसकी नज़र सयूरी पर जाती है, जो उसके बगल में साइलेंटली बैठी है। मिनामी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर सयूरी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, जैसे मिनामी वहाँ है ही नहीं। मिनामी से लाइटली इग्नोर कर देती है और सुबासा को बताती है कि वो कुछ टाइम से सयूरी से दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही है। सुबासा थोड़ी सरप्राइज होता है क्योंकि उसने सोचा था कि दोनों कभी भी क्लोज नहीं हो पाएंगे। मिनामी एक्सप्लेन करती है कि सयूरी ने हमेशा डिस्टेंस रखा है। जब सुबासा पूछता है कि मिनामी उसे क्यों अप्रोच करना चाहती है, वो मुस्कुराते हुए कहती है, सयूरी एक हॉट डिलिंक्वेंट है और मैं अपनी क्यूरोसिटी रोक नहीं पाती। सुबासा थोड़ी देर के लिए टर्न होता है और सयूरी की कैट लाइक ब्यूटी को देखता है और मिनामी तुरंत उसे देख लेती है। उसके चीक्स थोड़े बर्न कर जाते हैं, एक सटल जेलसी वाइब क्रिएट होती है। जैसे ही वो स्की रिसॉर्ट पहुंचते हैं, टीचर सभी स्टूडेंट्स को सेफ्टी इन्फो देने के लिए गैदर करते हैं और फिर स्कीइंग ग्रुप्स में बांट देते हैं। सुबासा को बिगनर्स ग्रुप में रखा जाता है, लेकिन वो पहले खुद स्कीइंग की प्रैक्टिस करना चाहता है। टीचर उसे सयूरी के साथ पेयर करता है, जो स्कीइंग में बिल्कुल न्यू है, और कहता है कि कभी कभार वो उनसे चेक करने आएगा। टीचर जाते ही सुबासा सयूरी को पोलाइटली ग्रीट करता है, लेकिन वो एयरबड्स लगाकर साइलेंटली चली जाती है। वो उसके पीछे पीछे चलता है, उसके स्टेप्स कॉपी करता है जब तक उसे उसकी पैटर्न समझ ना आ जाए। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद जब वो कॉन्फिडेंट फील करता है, वो देखता है कि सयूरी फिसल रही है। वो मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिनामी दिखाई देती है अपनी स्कीइंग स्किल्स दिखाने के लिए। सुबासा उसकी तारीफ करता है, लेकिन जब वो रैंप से जंप करती है, टीचर उसे वार्न करती है और बुला लेती है। तभी सयूरी, जो अब अपराइट खड़ी है, अचानक पूछती है, आर यू एंड मिनामी डेटिंग? सुबासा क्विकली क्लैरिफाई करता है कि मिनामी सिर्फ उसके साथ प्ले कर रही है, लेकिन इंटरनली उसे लगता है कि बीच में कुछ सटल टेंशन है।
सयूरी कमेंट करती है कि मिनामी कितनी पॉपुलर है और सुबासा समझ जाता है कि उसके वर्ड्स में थोड़ी जेलसी और सप्रेस्ड एंगर छुपी हुई है। पर इससे पहले कि वो कुछ रिप्लाई कर पाए, सयूरी साइलेंट हो जाती है और चली जाती है। जब मिनामी किसी और स्टूडेंट को प्रोफेशनली स्कीइंग सिखा रही होती है, टीचर वापस आता है और सुबासा से अपोलोजाइज करता है कि वो थोड़ी देर मिस हो गया। टीचर कहता है कि वो आराम कर सकता है क्योंकि बाकी लोग अपना लंच फिनिश कर चुके हैं। सुबासा कैफेटेरिया जाता है लेकिन अपनी चॉपस्टिक्स भूल जाता है और वापस बस की तरफ चलता है। वहां अचानक वो देखता है कि सयूरी अपने प्लॉट से स्वेट वाइप कर रही है। स्लाइटली एम्बैरस होकर वो तुरंत फेस टर्न करता है और अपोलोजाइज करता है, प्रॉमिसिंग कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। जैसे ही वो जाने लगता है, सयूरी उसे रोकती है और एक्सप्लेन करने का प्रॉमिस करती है। दोनों साथ में लंच करते हैं और खत्म होने के बाद सयूरी बात शुरू करती है। वो शाइली बताती है कि उसे हमेशा से स्वेटिंग प्रॉब्लम रही है जिसने उसका सेल्फ एस्टीम तोड़ा और उसे अकेला बना दिया। सुबासा क्यूरोसिटी से पूछता है कि वो ये सब क्यों शेयर कर रही है। सयूरी शोल्डर शक करती है और कहती है, ईजियर है उन लोगों के सामने ओपन होना जिन्हें मैं आउटसाइडर समझती हूँ, क्योंकि र्यूमर से कोई फायदा नहीं। तभी उसका बैग नोटिफिकेशन देता है। एम्बैरस होकर वो उठाती है और देखती है कि वहाँ फोन नहीं बल्कि हैंड हेल्ड वीडियो गेम कंसोल है। वो तुरंत गेम स्टार्ट कर देती है। सुबासा सरप्राइज होता है कि वो गेमिंग में इंटरेस्टेड है। सयूरी उसको गेम का नाम बताती है और सुबासा दंग रह जाता है कि उसने कभी ये गेम खेला नहीं। वो कंसोल उसे देती है, इनकरेजिंग की ट्राई करो, पर वो हेजिटेंट होता है। जैसे ही वो उसे कंट्रोल समझाने के लिए लीन करती है, उन्हें रियलाइज होता है कि वो कितनी करीब हैं। जब सुबासा ब्लश करते हुए देखती है, सयूरी थोड़ा पीछे हट जाती है। वो जोर देती है कि सब ठीक है, पर फिर अपना फोरहेड वाइप करती है और एडमिट करती है कि लोगों के पास आने की उसकी कोशिशें अक्सर मिसअंडरस्टूड हो जाती हैं। सुबासा बताता है कि उसे उसकी पैशनेट नेचर बहुत पसंद है और वो और लेसन्स मांगता है ताकि वो और गेम खेल सके। सयूरी इम्प्रेस्ड होती है और कहती है कि अगर वो सीरियस है तो उसे प्रोफेसर कहना शुरू करना चाहिए। सुबासा मान जाता है और कुछ ही मिनट्स में वो उसकी पहली विक्ट्री दिलाने में मदद करता है। दोनों रियलाइज करते हैं कि उन्होंने अपना स्की ब्रेक बड़ा ही प्रोडक्टिव और फन बनाया है। वो बाहर निकलते हैं और सुबासा सजेस्ट करता है कि फर्स्ट टाइम स्कीइंग को एक वीडियो गेम की तरह ट्राई करे। सयूरी हेजिटेंट होती है पर एवेंचुअली मान जाती है। इस बीच मिनामी सुबासा को ढूंढती है और जब वो उसे सयूरी के साथ कैजुअली बातचीत करते हुए देखती है तो स्लाइट शॉक्ड होती है। स्लोप राइड शुरू होती है, हल्की फुल्की, और फिर सयूरी पूछती है, Why are you skiing when you have no experience? सुबासा एडमिट करता है कि मिनामी की फेयरलेस एटीट्यूड ने उसे कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए इंस्पायर किया। सयूरी मुस्कुराती है और सॉफ्टली कहती है कि वो मिनामी को पसंद करती है। सुबासा डिनाई करता है और सयूरी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, एडमिट करती है कि मिनामी हमेशा काइंड रही है, भले ही उसके काइंडनेस पर विश्वास करना मुश्किल हो। स्लोप के ऊपर पहुंचकर सयूरी से प्रॉमिस करता है कि अगर वो बिना गिरे नीचे उतर सके तो उसे मिनामी से बात करने का वाव करना होगा। अवेयर की मिनामी सिर्फ उसकी फ्रेंड बनना चाहती है, सुबासा कहता है कि वो भी उसका फ्रेंड बनना चाहता है। सयूरी रिलेक्टेंटली अग्री करती है पर इंसिस्ट करती है कि उसे साथ में नीचे जाना होगा। वो स्लोप से डिसेंड करते हैं। सुबासा उसे बेसिक स्टेप्स सिखाता है और सयूरी उसके आगे आगे नीचे स्लाइड करती है। अचानक सयूरी चिल्लाती है कि उसे स्लॉप करना नहीं आता। सुबासा पैनिक में आता है क्योंकि उसने क्रूशल स्टेप स्किप कर दिया था, लेकिन टाइमली मिनामी दिखाई देती है और उसे सेफली गिरने का तरीका बताती है। इससे सुबासा रिलीफ फील करता है और सोचता है कि मिनामी हमेशा उसके लिए सपोर्टिव रही है। जैसे ही दोनों गर्ल्स बिना किसी इंजरी के नीचे पहुंचती हैं, सुबासा उनकी ओर दौड़ता है, पर अचानक टीचर वहां आ जाती है और उन्हें स्कोल्ड करने लगती है। सयूरी सुबासा से कहती हैं कि वो ब्लेम अपने ऊपर लेने में मदद करेगी, लेकिन सुबासा उसे वहीं स्टे करने को कहता है और खुद जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद सयूरी फाइनली मिनामी की ओर मुड़ती हैं और माफी मांगती हैं कि उसने उसे इतनी देर इग्नोर किया। मिनामी इतना शॉक्ड हो जाती है कि उसका फेस इंस्टेंटली ब्लश कर जाता है। बाद में बस में मिनामी साइलेंटली अपना फेस बनाती है। खुद को थोड़ा लोनली महसूस करती है क्योंकि सुबासा और सयूरी दोनों एक दूसरे के साथ कडल करके सो गए हैं। उसका शोल्डर अलोन रह जाता है और वो थोड़ा सैड हो जाती है। अगली सुबह सुबासा डिसाइड करता है कि वो भयंकर स्नोस्टॉर्म से बचने के लिए घर पर रहेगा, लेकिन कियोंडे इंसिस्ट करता है कि कोल्ड को फेस करना ही साबित करेगा कि वो होकाइडो के किसी भी लोकल जितना स्ट्रांग है। सुबासा इसे चैलेंज की तरह लेता है और बाहर निकलता है, पर जल्दी ही रिग्रेट होता है क्योंकि आइसी विंड उसकी स्किन पर क्रॉल कर रही है और उसकी ब्रेथ थोड़ी लेबर्ड हो जाती है। खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते हुए वो सोचता है मिनामी की स्नो हैंडलिंग की सुपरनैचुरल एबिलिटी के बारे में, और तभी तेज कार हॉर्न की आवाज उसे शॉक कर देती है और वो स्नो पाइल में गिर जाता है। जैसे ही वो हेड उठाता है, उसे मिनामी का फेस दिखता है और उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम रही है। पर जल्दी ही वो रियलाइज करता है कि ये असली है और मिनामी उसे अपनी कार में पुल करती है। कार में ड्राइवर सीट पर बैठी मिनामी की मॉम माई उसे आराम से बैठने के लिए कहती हैं, पर सुबासा नोटिस करता है कि मॉम का कॉन्फिडेंट ऑरा और टूम रेडर स्टाइल आउटफिट काफी स्ट्राइकिंग है और सोचता है कि ये ट्रेड्स कहीं से मिनामी को मिली होंगी।
जब मिनामी एफर्टलेसली त्सुबासा का इंट्रोडक्शन देती है उस रिच गाय के तौर पर जिसका जिक्र उसने पहले किया था, माई टीज करती है कि उसे ज्यादा मेकअप करना चाहिए। मिनामी रिमाइंड करती हैं कि अभी भी उसके पिता से मैरिड हैं। माई त्सुबासा से पूछती हैं, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड इन टोक्यो, जिससे वो थोड़ा फ्लस्टर हो जाता है और मिनामी प्लेफुली उसे नज करती है। त्सुबासा थोड़ी देर तक कंप्लेन करता है कि अभी भी स्कीइंग से पेन हो रहा है। मॉम प्रॉमिस करती हैं कि फिलहाल सॉफ्ट रहेंगी और माई टीज करती हैं कि मिनामी को उसे बेडरूम में और बाहर डिसिप्लिन करना चाहिए। मिनामी उसे साइलेंस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन माई रिपीट करती रहती हैं कि दोनों कितने क्यूट लगते हैं। जब माई देखती है कि मिनामी का पेशेंस कम हो रहा है, वो टॉपिक बदल देती हैं। माई पूछती हैं कि क्या उसने कभी इतना स्नो देखा है। त्सुबासा जोक्स करता है कि अगर स्नो स्टॉर्म ऐसे ही चलती रही तो टोक्यो लोग सोचेंगे कि वर्ल्ड इज एंडिंग। वो कहता है कि वो होप कर रहा था कि होकाइडो में और लोग बाहर दिखेंगे, पर फिर दोनों लेडीज मिथ तोड़ देती हैं और त्सुबासा रियलाइज करता है कि उसकी ग्रैंडमा का मतलब था कि होकाइडो पीपल वास्तव में टफ होते हैं। फिर मिनामी माई से रिक्वेस्ट करती है कि वो विंटर में पार्ट टाइम काम करने दे ताकि क्लोथ्स और मेकअप खरीद सके, पर माई रिफ्यूज करती हैं। वॉकिंग अलोंग त्सुबासा नोटिस करता है कि दोनों कितनी क्लोज हैं और गलती से लाउडली कह देता है कि दोनों कितनी ब्यूटीफुल हैं, जिससे दोनों ब्लश कर जाती हैं। फाइनली स्कूल पहुंचते ही त्सुबासा माई को थैंक यू कहता है और माई ऑफर करती हैं कि एनी टाइम कार में राइड ले सकते हैं क्योंकि वो फ्यू मिनट्स अवे रहते हैं। बाहर निकलते ही माई कहती है कि मिनामी बहुत लकी है कि उसे इतना स्वीट और रिच गाय मिला और उसे इतना सजाने के लिए अप्रिशिएट करती हैं। मिनामी ब्लश करती हैं और दौड़कर उसके पास जाती हैं। इनसाइड हॉलवे मिनामी सयूरी को देखती हैं और गले लगाकर वेलकम करती हैं। सयूरी ऑलमोस्ट वॉल से टकरा जाती हैं। त्सुबासा पूछता है कि क्या उसे स्कीइंग से पेन हो रहा है और वे चर्चा करते करते टायर्ड हो जाते हैं। मिनामी थोड़ी अपसेट होती हैं कि उसे इग्नोर किया गया। क्लास में मिनामी देखती है कि त्सुबासा के पास अब स्वेटर और ब्लैंकेट है, पर कहती है कि उसे अभी और चाहिए। वो अपनी जैकेट खोलती हैं और जब त्सुबासा सोचता है कि वो थोड़ी वार्मथ पाने देंगी तो वो असल में अपनी शर्ट पर लगे हीटिंग पैड्स दिखा देती हैं। त्सुबासा थैंक यू कहता है। मिनामी अपने बैग में हाथ डालती हैं और रियलाइज करती हैं कि लिपस्टिक खत्म हो गई है। वो स्कूल के बाद शॉप जाने का प्रस्ताव देती हैं। होकाइडो एक्सेंट में उसकी आवाज सुनकर त्सुबासा ठिठक जाता है और टीज करता है कि वो भी लोकल बन रही है, पर बीच में सयूरी इंटरप्ट करती है और कहती है कि मिनामी टिपिकल होकाइडो रेजिडेंट जैसी बिल्कुल नहीं है। ये त्सुबासा और मिनामी दोनों को सरप्राइज करता है। सयूरी एक्सप्लेन करती है, पहले फिजिकल ट्रेट्स का जिक्र करके फिर कहती है कि मिनामी का पर्सनालिटी लोकल पीपल से बहुत अलग है। त्सुबासा देखता है कि सयूरी के पास उसका टैबलेट है। जब वो और गेमिंग लेसन्स मांगता है तो सयूरी थोड़ा अम्यूज्ड और थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाती हैं। फिर वो मिनामी को समझाता है कि पढ़ाने के बदले उसे प्रोफेसर बुलाए, जिससे मिनामी भी लेसन्स मांगती हैं। सयूरी की मान जाती है और नया स्टूडेंट ऐड करने के लिए रेडी हो जाती है। क्वाइटली इंप्रेस्ड स्कूल के बाद गर्ल्स त्सुबासा को लोकल मॉल घुमाने ले जाती हैं। सयूरी मिनामी को गेमिंग बेसिक सिखाती हैं और अंत में गर्ल्स मिनामी की फर्स्ट विन सेलिब्रेट करती हैं। फिर त्सुबासा रेस्टरूम जाने बाहर जाता है और मिनामी सयूरी को अपने साथ कॉस्मेटिक्स देखने इनवाइट करती हैं, जो वो एक्सेप्ट करती हैं। पर सयूरी सडनली अपोलोजाइज करती हैं ओल्ड कोलनेस के लिए और मिनामी को एक गुड फ्रेंड बताती हैं। जब त्सुबासा वापस आता है वे रेस्ट ऑफ द इवनिंग शॉपिंग में बिताते हैं और स्मॉल फोटोशूट करके दिन खत्म करते हैं। उस रात त्सुबासा असाइनमेंट पर काम कर रहा था, पर अनश्योर था कि कंप्लीट कब होगा। वो डिसाइड करता है मिनामी से पूछे। इससे पहले कि वो मैसेज सेंड करे, मिनामी मैसेज करती हैं कि वो बबल बात ले रही हैं और फोटो सेंड करती हैं अपने लेग्स की, उम्मीद में कि त्सुबासा रिएक्ट करेगा। त्सुबासा ऑकवर्डली बस टब में फ्लोटिंग टॉयज पर कमेंट करता है। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर वो अपनी मेलन्स वाली दूसरी फोटो सेंड करता है, सोचकर कि अब तो रिएक्शन आएगा। पर मिनामी हार्डली नोटिस करती हैं, जिससे वो स्लाइटली अनॉयड हो जाता है और उसे वीडियो कॉल करनी पड़ती है। जैसे ही मिनामी देखती है कि आखिरकार उसके फेस पर वो रिएक्शन आ गया है जो वो चाहती थी, वो खुशी से चमक उठती है और वो वैसलीन से अपने फोर आर्म एक्सरसाइजेज रोकने के लिए अपना फोन दूर कर देती है। त्सुबासा नॉर्मल बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो असाइनमेंट का जिक्र करता है, मिनामी झट से जंप कर उठती है और कहती है कि उसने अभी तक शुरू ही नहीं किया। तभी उसका फोन फिसल जाता है और स्क्रीन पर सब सडनली ब्राइट हो जाता है और उसी समय फोन गिरने की वजह से वो गुलाबी फूल नहीं देख पाती। जल्दी से वो कॉल एंड कर देती है, ये ध्यान रखते हुए कि त्सुबासा ने कुछ भी ना देखा हो। त्सुबासा आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हुआ, जबकि मिनामी नर्वस होकर वादा करती है कि वो ऐसा फिर कभी नहीं करेगी। वीकेंड में त्सुबासा और सयूरी मिनामी और उसके दोस्तों के साथ एक कराओके स्पॉट पर जाते हैं। मिनामी को उसे घूरते हुए एक लव सॉन्ग गाते देख त्सुबासा थोड़ा नर्वस हो जाता है। इस बीच उसके फ्रेंड्स बार बार क्यूरियोसिटी दिखाते हैं कि वो वही गाना क्यों गाती है और मिनामी बस बताती है कि सिंगिंग उसे एक्साइट करता है। तभी सयूरी पूछती है कि क्या त्सुबासा को भी कराओके का एक्सपीरियंस है और वो बताता है कि सिर्फ फैमिली के साथ होता है।
फिर जब सुबसा उससे पूछता है, सयूरी बताती हैं कि वो अक्सर अकेली ही आती हैं, जैसे कोई लॉस्ट और लोनली लेडी, क्योंकि नहीं चाहती कि कोई उसे ऑकवर्ड फील कराए। सुबसा दिखावा करता है कि इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है और उसे सिग्मा वाइब देते हुए कॉम्प्लीमेंट करता है कि कराओके में जाना कूल है। तभी मिनामी के फ्रेंड्स उन्हें गाना चुनने में मदद करने की कोशिश करते हैं और काफी पास आ जाते हैं, जिससे दोनों थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं। लेकिन मिनामी जल्दी से उनके बीच आती हैं और कहती हैं कि वो भी चूज करने में मदद करना चाहती हैं। दोनों इंट्रोवर्टेड गर्ल्स थैंकफुल हो जाती हैं। इसके बाद घंटों सिंगिंग और फन बीत जाता है। बातचीत धीरे धीरे एग्जाम्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है और सयूरी धीरे धीरे दूसरी गर्ल से भी इंटरेक्ट करने लगती हैं। एक टाइम मिनामी की नज़र पिंटरेस्ट पर चॉकलेट फिल्ड बोर्ड पर पड़ती है और वो सभी को याद दिलाती है कि वैलेंटाइंस डे बस आने ही वाला है। कन्वर्सेशन जल्दी ही चॉकलेट और ट्रेडिशंस पर आ जाती है। सुबसा सोचता है कि क्या मिनामी उसे कुछ देगी। तभी मिनामी का फ्रेंड मत्सुओ कहता है कि उसे हमेशा घर की बनी चॉकलेट ही पसंद है। शुरू में सुबसा थोड़ा वरिड होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मिनामी यूजुअली पूरी क्लास के लिए चॉकलेट बनाती हैं, तो थोड़ा रिलीफ फील करता है। सयूरी भी इस रिलीफ को नोटिस करती हैं, लेकिन जब एक गर्ल पूछती है कि क्या मिनामी किसी के लिए चॉकलेट बना रही हैं, तो मिनामी कहती हैं कि बेटर होगा कि वो अपने पैसे गेम्स पर खर्च करे। फिर लड़के सुबसा से पूछते हैं कि क्या वो गर्ल्स के लिए चॉकलेट लाता है। सुबसा बताता है कि वो सिर्फ अपने फैमिली के लिए लाता है। सयूरी और मिनामी दोनों ध्यान से सुनती हैं और सीक्रेटली प्लान करती हैं कि वो कैसे सुबसा को लव फिल्ड चॉकलेट देंगी। बाद में जब सब जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, दोनों गर्ल्स सुबसा को बुलाती हैं। सयूरी मिनामी को पहले बोलने देती हैं और मिनामी बताती हैं कि वो कितना खुश हैं कि वो सबके साथ ब्लेंड कर रही हैं। जब सुबसा पूछता है कि क्या सयूरी भी कुछ कहना चाहती थी, तो वो टाल देती हैं। दोनों घर की ओर चलते हैं और सयूरी वैलेंटाइंस के बारे में डीप सोचती हैं। अगले दिन मिनामी वैलेंटाइंस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए गेमिंग करती हैं और खुद को भरोसा दिलाती हैं कि उसे लव की जरूरत नहीं है। लेकिन आखिरकार वो चॉकलेट मेकिंग सप्लाईज लेने के लिए स्टोर जाती हैं। सडनली सयूरी वहां आ जाती हैं, जिससे मिनामी थोड़ा सरप्राइज हो जाती हैं। सयूरी बताती हैं कि वो भी सप्लाईज लेने आई हैं। जब मिनामी पूछती हैं कि सयूरी भी वैसा ही कर रही हैं, तो सयूरी फेक कॉस्मेटिक स्टोरी बनाती हैं और मिनामी से हेल्प मांगती हैं। मिनामी एक्साइटेड हो जाती हैं और दोनों मिलकर बेस्ट कॉस्मेटिक्स चूज करती हैं। फिर जब मिनामी वैलेंटाइंस चॉकलेट बनाने के लिए तैयारी कर रही होती हैं, सयूरी शाय होकर उसके साथ चलने का सजेशन देती हैं और कहती हैं कि वो भी मिनामी के लिए चॉकलेट बनाएंगी। मिनामी बहुत हैप्पी हो जाती हैं। शॉपिंग के आवर्स बाद घर की ओर जाते हुए सयूरी अचानक पूछती हैं कि क्या मिनामी टुबसा के लिए स्पेशल चॉकलेट बनाने वाली है जो बाकी सबसे अलग हो, और ये सुनकर दोनों ब्लश कर जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि सयूरी क्या इम्तिहान कर रही थी। मिनामी कहती हैं कि उसका और सुबसा का रिलेशनशिप कुछ खास नहीं है और बताती हैं कि सयूरी भी उसके बहुत क्लोज हैं। सयूरी डिसमिस करती हैं और कहती हैं कि वो बस गेमिंग एंथुजियास्ट्स हैं। इससे ऑकवर्डनेस पैदा हो जाती है और दोनों जल्दी से बाय कहकर घर चले जाते हैं। रात में लंबी स्टडी के बाद सुबसा वैलेंटाइंस डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखने की कोशिश करता है। इस बीच सयूरी चॉकलेट मेकिंग में स्ट्रगल कर रही होती हैं। तब मिनामी मैसेज करती हैं और पूछती हैं कैसे हैं। सयूरी महसूस करती हैं कि वो एक सिली सैंडविच है और मिनामी को रिप्लाई देती है चॉकलेट मेकिंग टिप्स पूछने। मिनामी उसे कॉल करती हैं और मिशेलिन लेवल चॉकलेट के हर स्टेप एक्सप्लेन करती हैं। सयूरी आखिरी स्टेप तक हर इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है। फिर वो मिनामी से पूछती हैं कि चॉकलेट कैसी बन रही है। मिनामी हैप्पीनेस से बताती हैं कि वो रिएक्शन देखने के लिए एक्साइटेड है। सडनली मिनामी पूछती हैं कि क्या सयूरी के माइंड में कोई स्पेशल है जिसे वो चॉकलेट दे सके। सयूरी रिफ्यूज करती हैं, लेकिन मिनामी इंसिस्ट करती हैं कि नाम बताए और तभी एक्सीडेंट होता है। मिल्क और सोया सॉस स्पिल हो जाता है और मिनामी की एंटायर चॉकलेट रूइन हो जाती है। सयूरी वरिड होकर पूछती हैं कि क्या हुआ और मिनामी बताती हैं कि सारी चॉकलेट स्पॉइल हो गई है। हार्ट ब्रोकन वो सयूरी को गुड लक देती हैं और फोन रख देती हैं। सयूरी वरिड हो जाती हैं। अगले दिन टुबसा चॉकलेट होप में अपना लॉकर ओपन करता है पर खाली पाता है। क्लास में उसे मिनामी की स्लाइटली रेड आइज दिखती हैं। वो उसे एक ठंडी देती हैं। टुबसा उसे खाने का प्रॉमिस करता है पर उसकी आंखों में थोड़ी सैडनेस नजर आती है। तभी सयूरी आती हैं और वही कैंडी ले लेती हैं। मिनामी बाकी क्लास के साथ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने भागती हैं। मत्सुओ कंप्लेन करता है कि उसने होममेड चॉकलेट का प्रॉमिस पूरा नहीं किया। हार्ट ब्रोकन होते हुए भी मिनामी फोर्स्ड स्माइल देती हैं। सीइंग दिस सयूरी बाहर मत्सुओ से कन्फ्रंट करती हैं और वार्न करती हैं कि वो मिनामी से फिर कभी ऐसे बात ना करे, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा। क्लास एंड होने के बाद टुबसा मिनामी की क्लीनिंग में हेल्प करता है और फिर कैंडी के लिए उसे थैंक्स करता है, पर ये मिनामी के लिए लास्ट स्ट्रॉ होता है और वो ओपनली स्टार्ट क्राइंग कर देती हैं। जैसे ही सयूरी क्लास में लौटती हैं, टुबसा उसे रोक लेता है और मिनामी सच एक्सेप्ट करती हैं कि उसकी मेहनत के घंटे वेस्ट हो गए हैं। वो कहती हैं कि उसने उसके लिए अब तक की बेस्ट चॉकलेट बनानी थी पर सब स्पॉइल हो गया और उसे लगता है कि उसने सबको निराश किया। जैसे ही मिनामी की आंखों से आंसू गिरते हैं, उसे लगने लगता है कि उसने सबको निराश कर दिया है। तभी त्सुबासा चुपचाप पियानो पर बैठता है और उसका फेवरेट कैरियोके सॉन्ग बजाने लगता है, वो गाना जो हमेशा मिनामी गाया करती थी। मिनामी हैरान होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला ये मेरा फेवरेट है? त्सुबासा हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्योंकि जब भी तुम इसे गाती हो तुम्हारी आवाज पूरे दिन को ब्राइट बना देती है, तो सोचा आज तुम्हारे लिए कुछ मैं अच्छा कर दूं। उसके शब्दों से मिनामी का चेहरा खिल उठता है और धीरे धीरे उसकी आंखों की नमी मुस्कुराहट में बदल जाती है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और सायोरी अंदर आ जाती है। माहौल ऑकवर्ड हो जाता है।
मनामी तुरंत उठती है और ये जताने लगती है कि वो बस सुबासा को चॉकलेट देने आई थी। पर ट्विस्ट यहाँ आता है, सायोरी वही चॉकलेट मनामी को दे लेती है जो उसने उसके लिए बनाई थी। मनामी के चेहरे पर इंस्टेंट खुशी छा जाती है और वो सायोरी को गले लगाकर ऑलमोस्ट क्रश ही कर देती है। उधर सुबासा शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि उसे लगा सायोरी ये चॉकलेट उसे देने आई थी। लेकिन तभी सायोरी उसे एक अलग पैकेट देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट के लिए है। वो थोड़ा ब्लश करता है, उसे धन्यवाद कहता है और तीनों मिलकर वो चॉकलेट टेस्ट करने बैठ जाते हैं। माहौल फिर से वार्म और हल्का हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद क्लास में एक सीनियर टीचर आते हैं और अनाउंस करते हैं कि फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, सबको पूरी तैयारी करनी होगी। टीचर के जाते ही सुबासा तुरंत अपने नोट्स निकालता है, नेक्स्ट स्टडी सेशन की तैयारी में लग जाता है। लेकिन मनामी थोड़ी नर्वस दिखती है। क्यूरियस होकर सुबासा पूछता है, तुम्हें एग्जाम से इतनी नफरत क्यों है? मनामी हल्की सी हंसी के साथ बोलती है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम बोरिंग है, लोगों को ट्रैप करने के लिए बना है। तुम्हें सच में मजा आता है इसमें? सुबासा काम होकर कहता है, एग्जाम्स बस ये बताते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है, बस उतना ही। उसका जवाब सिंपल था, लेकिन मनामी के सोचने का तरीका बदल देता है। शाम को मनामी कहती है, चलो स्कूल के बाद मेरे घर पर स्टडी सेशन रखते हैं। सायोरी थोड़ा हिचकिचाती है, मुझे समझ नहीं आता तू सच में पढ़ने के लिए बुला रही है या कुछ और चल रहा है। मनामी हंसकर कहती है, इस बार सीरियसली पढ़ना है, फाइनल एग्जाम्स मैटर करते हैं। तीनों उसके घर पहुंचते हैं। मनामी किचन में पानी लेने चली जाती है और सुबासा व सायोरी उसके रूम की तरफ जाते हैं। रास्ते में सुबासा कैजुअली बोल देता है, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, बस बेडरूम तक नहीं। सायोरी की आंखों में शक की झलक दिखती है, पर वो क्विकली बोलता है, कुछ हुआ नहीं था, सीरियसली। सायोरी मुस्कुराकर सिर हिलाती है और सस्पिशन खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों कमरे में कदम रखते हैं, पिंक वॉल्स, क्यूट डॉल्स और गर्ली डेकोरेशन देखकर सुबासा के दिमाग में वाइल्ड थॉट्स आने लगते हैं। सायोरी उसे ध्यान से देखती है और उसकी हर हरकत पकड़ लेती है। तभी मनामी वापस आती है, हाथ में सोडा लिए, जो सायोरी का फेवरेट ड्रिंक है। सुबासा झूठ बोल देता है, मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया। मनामी मुस्कुराती है, तो आज ट्राई कर लो। वो उसे एक ग्लास देती है और एक सिप लेते ही सुबासा बोल उठता है, डैम, ये तो सच में अच्छा है। अब तीनों हिस्ट्री की क्विज खेलने लगते हैं। सुबासा और सायोरी सारे जवाब तुरंत दे देते हैं, लेकिन मनामी बार बार अटक जाती है। जब उसकी बारी आती है तो वो रैंडम बोल देती है, हमारे इलाके में दुनिया का सबसे ज्यादा पेपरमिंट पैदा होता था। सायोरी उसे बेकार फैक्ट कह देती है और मनामी थोड़ा सैड हो जाती है। उसे लगता है कि वो दोनों के मुकाबले कितनी डम है। लेकिन सुबासा मुस्कुराकर कहता है, तुम जल्दी सीख जाओगी, बस कोशिश जारी रखो। वो सुनकर मनामी की आंखों में फिर से कॉन्फिडेंस लौट आता है। कुछ घंटे बाद मनामी रेस्टलेस महसूस करती है। सुबासा घड़ी देखता है और रियलाइज करता है कि उसका कर्फ्यू निकल चुका है। वो जल्दी से अपना बैग उठाकर नीचे भागता है, लेकिन सीढ़ियों पर फिसलकर माई के ट्विन पपी से टकरा जाता है। माई हंसकर कहती है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। रास्ते में वो कहती है, तुम्हारे पियानो परफॉर्मेंस ने वैलेंटाइंस डे बचा लिया, अगर तुम ना होते तो मनामी का दिल टूट जाता। घर पहुंचकर माई कहती है, तुम्हारा घर काफी बड़ा है, इम्प्रेसिव। जाते हुए उसे एक सोडा देती है और कहती है, ये तुम्हारी मेहनत का रिवॉर्ड समझो। सुबासा सिप लेते हुए मुस्कुराता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, जैसे कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा हो। दरवाजे पर कनाडे खड़ी थी, गंभीर नजरों से उसे देखते हुए। सुबासा समझ जाता है वो लेट हो चुका है। अगली सुबह कनाडे उसे आदेश देती है, कूड़ा बाहर निकालो। सुबासा तुरंत मान जाता है, क्योंकि उसे याद है पिछली रात उसने वार्निंग दी थी, एक गलती और तो अंजाम बुरा होगा। वो रास्ते में कूड़ा फेंकने जाता है और तभी उसकी नजर एक खूबसूरत फॉरेन लड़की पर पड़ती है। उसके चारों ओर हल्की बर्फ गिर रही होती है और वो सररियल लग रही होती है। वो उसे देखती है, मुस्कुराती है और सॉफ्टली कहती है, एंजॉय योर वर्क। सुबासा बस वहीं ठिठक जाता है। क्लास में पहुंचकर मिनामी उसे बताती है कि वो लड़की रीना है, एक सीनियर स्टूडेंट जो सालों से ब्यूटी कॉन्टेस्ट की क्वीन रही है। मिनामी तो उसकी फैन निकलती है। फिर वो कहती है, चलो आज फिर स्टडी सेशन करते हैं। लेकिन सुबासा मना कर देता है, मुझे आज अकेले पढ़ना है। वो अपनी दादी की डांट का जिक्र नहीं करता, बस कैजुअली कहता है, फोकस करना है बस। मिनामी डिसअपॉइंटमेंट छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन सायोरी से पूछने पर वो भी मना कर देती है। पिछली बार पढ़ाई से ज्यादा गॉसिप हुई थी। लंच ब्रेक में मिनामी और सायोरी साथ बैठती हैं। सायोरी कहती है, शायद वो सच में बिजी होगा। दूसरी तरफ सुबासा लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा होता है, तभी अचानक खर्राटों की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है रीना रिसेप्शन पर सो रही है। उसकी ब्यूटी देखकर सुबासा लिटरली फ्रीज हो जाता है। जैसे ही वो जागती है, उनकी नजरें टकराती हैं। वो मुस्कुराकर उसकी टेबल पर आती है और कैजुअली बोलती है, तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, इसका सॉल्यूशन ये रहा। और वो एक नजर में पूरा सवाल सॉल्व करके चली जाती है। सुबासा स्टन रह जाता है, एक नजर में कैसे कर लिया उसने। स्कूल के बाद कनाडे फिर से उसका इंतजार कर रही होती है। वो डरता है कि शायद नाराज होगी, लेकिन वो काम थी। वो कहती है, तुम्हें खुद को गलत रास्ते पर जाने से बचाना सीखना होगा।
फिर उसे टी सेरेमनी रूम में ले जाकर प्रॉपर जापानीज टी बनाना सिखाती है। लेकिन तभी डोरबेल बजती है। सुबह से दरवाज़ा खोलता है और सामने रीना खड़ी होती है, हाथ में नेबरहुड बुलेटिन लिए। वो मुस्कुराकर कहती है, लगता है हम पड़ोसी हैं, और यहीं से कहानी और डीप होने लगती है। हालांकि वो अचानक उसके किमोनो पर इतना ज्यादा आकर्षित हो जाती है कि खुद को रोक नहीं पाती और उससे लिपट जाती है। ऑब्वियसली लड़का तो घबरा ही जाता है। तभी वहां कनाडे आती है और उसे इस हाल में देखकर उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ झलकती है। लेकिन रीना स्मार्टली संभल लेती है और एक्सक्यूज देती है कि उसने बस उसे गिरने से बचाया था। फिर वो बुलेटिन उसे थमाकर कैजुअली वहां से निकल जाती है। बाकी लड़कियों की तरह ड्रामा करने के बजाय कनाडे सरप्राइजिंगली रीना की तारीफ कर देती है, कहती है कि वो एक्चुअली एक डिसेंट गर्ल है। ये सुनकर त्सुबासा पूरी तरह कंफ्यूज रह जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस पढ़ाई पर फोकस करने की कोशिश करता है, कनाडे उसे पकड़ लेती है और नोटिस करती है कि वो अभी भी रीना के बारे में सोच रहा है। तभी वो उसे साफ वार्निंग देती है, अगर तुम फाइनल्स में टॉप 10 में नहीं आए तो सीधा टोक्यो वापस। अब ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। अगली सुबह जब त्सुबासा स्कूल जाते हुए खुद से बात कर रहा होता है, वो सोचता है कि इन लड़कियों की वजह से उसका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। ये थॉट उसके अंदर गिल्ट के साथ साथ डिटर्मिनेशन भी जगाता है कि अब उसे किसी डिस्ट्रैक्शन की जगह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। लेकिन जैसे ही वो ये डिसाइड करता है, तभी रीना अचानक उसके सामने आ जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि वो उसका वेट कर रही थी। त्सुबासा थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन रीना उसके चेहरे की टेंशन देखकर पूछती है कि कहीं उसके ट्रेडिशनल आउटफिट्स की वजह से उसने किसी परेशानी में तो नहीं डाल दिया। वो क्विकली जवाब देता है कि नहीं, बस एग्जाम्स को लेकर स्ट्रेस है। रीना सॉफ्टली माफ़ी मांगती है और कहती है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ाई में हेल्प कर सकती हूँ। त्सुबासा उसकी काइंडनेस अप्रिशिएट करता है, लेकिन पोलाइटली मना कर देता है। पर रीना को ये बात हर्ट करती है। उसे लगता है कि वो उसे एक टिपिकल डम ब्यूटी समझ रहा है। उसे ऐसा सोचते देख त्सुबासा गिल्टी फील करता है और तुरंत बोल देता है, एक्चुअली मेरा गोल है कि मैं फाइनल्स में टॉप करूं। रीना मुस्कुराकर जवाब देती है, देन डोंट वरी, यूल मेक इट। फिर कैजुअली बताती है कि वो खुद हमेशा एकेडमी की नंबर 1 स्टूडेंट रही है। ये सुनकर त्सुबासा को याद आता है कि एक दिन पहले लाइब्रेरी में उसने उसकी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कितनी आसानी से सॉल्व की थी। तभी उसे एहसास होता है कि रीना सच में ब्रिलियंट है। वो एक्साइटमेंट में उससे कह देता है, प्लीज़ तुम मेरा ट्यूटर बन जाओ। उसकी डिटर्मिनेशन देखकर रीना मान जाती है, लेकिन कहती है कि वो उसे लाइब्रेरी के एक प्राइवेट स्टोरेज रूम में पढ़ाएगी ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। त्सुबासा थोड़ा हिचकिचाता है, सोचता है कि कहीं ये प्राइवेट जगह ऑकवर्ड ना हो जाए, लेकिन रीना कामली कहती है, रिलैक्स, आई वर्क फॉर द लाइब्रेरी कमिटी। और वो मान जाता है। हालांकि अंदर ही अंदर वो थोड़ा नर्वस होता है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि वो दोनों काफ़ी देर तक अकेले रहेंगे। दूसरी तरफ मिनामी और उसकी फ्रेंड एरिका पढ़ाई से परेशान होकर हमेशा कंप्लेंट करती रहती हैं। जैसे ही वो क्लास लौटने की तैयारी करती हैं, एरिका देखती है कि एंट्रेंस की तरफ से त्सुबासा आ रहा है और उसे इशारा करती है। मिनामी पहले तो इरिटेट होती है, सोचती है कि वो उस पर गुस्सा निकालेगी, लेकिन तभी उसकी नज़र त्सुबासा और रीना पर पड़ती है, जो साथ साथ चल रहे होते हैं। वो मोमेंट उसके लिए शॉकिंग होता है, क्योंकि रीना क्लियरली उसे अपने हिडन स्टडी स्पॉट पर बुला रही होती है। मिनामी जेलसी से भड़कने के बजाय कामली पूछती है कि वो उससे रीना का रिश्ता क्यों छुपा रहा है। फिर याद दिलाती है कि वो खुद रीना की बिगेस्ट फ़ैन है। त्सुबासा को एहसास होता है कि अब उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। वो बताता है कि ये सब बस एक स्टडी अरेंजमेंट है और कैसे रीना ने उसकी हेल्प करने की पेशकश की। थोड़ी ऑकवर्ड साइलेंस के बाद मिनामी उसे फिर साथ पढ़ने का ऑफर देती है, लेकिन त्सुबासा मना कर देता है, जिससे मिनामी को थोड़ा रिग्रेट होता है। त्सुबासा कनाडे की वार्निंग याद करते हुए सीधा रीना के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए लाइब्रेरी पहुंचता है। स्टोरेज रूम में पहुंचते ही रीना पूछती है, तो आज कौन सा सब्जेक्ट टैकल करना चाहते हो? त्सुबासा मजाक में सोचता है कि वो उसके साथ कुछ प्रैक्टिकल रिप्रोडक्शन सीखना चाहता है, लेकिन जुबान से बस निकलता है मैथ्स। वो उसके नोट्स चेक करती है और कहती है कि उसका बेस ऑलरेडी स्ट्रांग है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि उसे और फाइन ट्यूनिंग चाहिए। फिर दोनों स्टडी शुरू करते हैं और टाइम लिटरली उड़ जाता है जब तक कि क्लोजिंग अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। त्सुबासा पूछता है कि क्या वो एग्जाम्स तक साथ पढ़ सकते हैं। रीना मुस्कुराकर पूछती है, इतनी मेहनत की वजह? वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए बताता है कि उसकी सक्सेस कुछ पर्सनल रिश्तों पर डिपेंड करती है। रीना थोड़ी देर सोचती है और फिर हंसते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, अगर तुमने टॉप कर दिया तो मुझे डेट पर ले जाओगे। त्सुबासा शॉक में आ जाता है, लेकिन चैलेंज से पीछे नहीं हटता, बस सिर हिला देता है। कुछ रातों बाद मिनामी अपना फेवरेट टीवी शो देख रही होती है, लेकिन उसकी सिस्टर मोमोको उसे अपकमिंग एग्जाम्स की याद दिलाती है। वो कहती है कि अब उसमें पढ़ाई की मोटिवेशन ही नहीं बची। तभी उसकी दूसरी फ्रेंड उसे बोलती है, चिल, अगर मन नहीं है तो ज़बरदस्ती मत करो, और उसे सोडा पकड़ाती है। वो हंसते हुए पूछती है कि क्या उसे हाल में कोई अजीब सी धड़कन महसूस हुई है, लेकिन उसकी मम्मी उसे मजाक में क्रैक पीने के लिए चढ़ाती है। उधर त्सुबासा और रीना अपनी ऑनलाइन स्टडी फिनिश करते हैं। वो पूरे हफ्ते की हेल्प के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। रीना मुस्कुराकर कहती है, डोंट फॉरगेट आवर प्रॉमिस डेट, इट विल बी वर्थ इट,
कॉल के बाद वो सोने से पहले थोड़ा रिवीजन करने लगता है, लेकिन तभी कनाडे आ जाती है, उसे नाश्ता देती है और उसकी तैयारी पूछती है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है आई एम रेडी। एग्जाम्स के पहले दिन मिनामी रिलीव्ड फील करती है कि आखिर पढ़ाई खत्म हुई। वहीं सायोरी एक और गैम्बलिंग नाइट हारने के बाद और फ्रस्ट्रेटेड है। कुछ घंटे बाद जब सबकी एग्जाम्स खत्म होती हैं, मिनामी रिलैक्सेशन के लिए लाइब्रेरी जाने का प्लान करती है और वहीं उसे त्सुबासा मिलता है। वो उसके साथ चलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। एक हफ्ते बाद वो उसे कन्फ्रंट करती है, लेकिन त्सुबासा कामली कहता है कि शायद वो गलत समझ रही है। असल में वो रीना के साथ अपनी स्टडी सेशंस को सीक्रेट रखना चाहता है ताकि उसका फोकस न टूटे। एक हफ्ते बाद मिनामी अपने मार्क्स देखकर डिसअपॉइंटेड होती है। सायोरी कैजुअली बताती है कि रिजल्ट्स में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तभी मिनामी त्सुबासा को ढूंढने जाती है, लेकिन वो पहले ही जा चुका होता है। उधर त्सुबासा रीना से मिलता है और बताता है कि वो 3rd रैंक पर आया है। वो एक्साइटेड होकर उसे थैंक यू कहता है। फिर क्यूरियोसिटी में पूछता है कि कहीं उसे पढ़ाने की वजह से उसका रैंक तो नहीं गिर गया, लेकिन रीना मुस्कुरा कर कहती है नोप, आई एम स्टिल नंबर 1। वो उसे उसकी बात याद दिलाती है। अब बारी है हमारी प्रॉमिस डेट की। सैटरडे को माही मिनामी के दरवाजे पर आती है और कैजुअली पूछती है कि उसे मॉल से कुछ चाहिए, लेकिन मिनामी अब भी अपने लो रिजल्ट्स की वजह से अपसेट रहती है। उधर त्सुबासा कनाडे के पास जाकर कहता है कि वो एक दोस्त से मिलने जा रहा है और निकल जाता है। जगह पर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि वो थोड़ा जल्दी आ गया है। तभी पीछे से एक मीठी आवाज़ आती है, तुम भी जल्दी आ गए। वो पलटता है और वहाँ खड़ी होती है रीना, एक खूबसूरत ड्रेस में मुस्कुराते हुए। वो सॉफ्टली कहती है मैं भी डेट को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि खुद को रोक नहीं पाई। त्सुबासा और रीना साथ साथ चल रहे होते हैं। रास्ते में माई उन्हें देख लेती है और सीधा मिनामी को एक मैसेज भेज देती है। इस बीच रीना नोटिस करती है कि त्सुबासा बार बार उसकी तरफ देख रहा है। वो थोड़ी हिचकिचाती है और पूछती है क्या मेरे मेकअप में कुछ गड़बड़ है। त्सुबासा मुस्कुराकर कहता है नहीं, तुम इस किमोनो में सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। रीना थोड़ी शर्माती है, सॉफ्टली थैंक यू कहती है और फिर कैजुअली पूछती है वैसे हम कहाँ जा रहे हैं। त्सुबासा थोड़ा हंसकर मान जाता है कि उसने कुछ भी प्लान नहीं किया, उसे खुद होकाइडो के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। रीना बस मुस्कुराती है और कहती है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उधर मिनामी अपनी मॉम का मैसेज खोलती है और जैसे ही पढ़ती है कि त्सुबासा किसी बदमाश के साथ डेट पर है, वो लिटरली शॉक में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मॉल में उसकी मुलाकात सायोरी से होती है। मिनामी चुपचाप उसे दिखाती है कि रीना और त्सुबासा कहाँ डेट पर हैं। वो बाहर से तो रीना के किमोनो में इंटरेस्ट दिखाती है, पर अंदर ही अंदर दोनों को साथ देखकर सायोरी के दिल में हल्की जेलसी उठती है। अब सायोरी सोचती है कि शायद मिनामी ने नोटिस किया होगा कि ये दोनों सच में डेट पर हैं, लेकिन मिनामी उसे माई का मैसेज दिखाती है और बताती है कि वो तो बस क्यूरियोसिटी में आई है, रीना को पहली बार यूनिफॉर्म के बिना देखने के एक्साइटमेंट में। सायोरी पूछती है तो फिर तूने मुझे क्यों बुलाया। मिनामी कैजुअली जवाब देती है सोचा तुझे भी इंटरेस्ट होगा। सायोरी मुस्कुराती है थोड़ी क्यूरियोसिटी तो है, और फिर दोनों चोरी छुपे पीछे पीछे चल देती हैं ताकि रीना और त्सुबासा का पीछा कर सकें। सीन शिफ्ट होता है आर्केड की तरफ। रीना की नजर एक क्लॉ मशीन पर पड़ती है जहां एक टेडी बेयर रखा होता है जो क्लैप करता है। वो एक्साइटेड होकर कहती है मैं इसे हमेशा से चाहती हूँ। त्सुबासा हीरो मोड में आकर बोलता है ठीक है मैं ये तुम्हारे लिए जीतता हूँ, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो फेल हो जाता है। पीछे से देख रही सायोरी इरिटेट हो जाती है और सोचती है अब दिखाती हूँ कैसे किया जाता है, लेकिन मिनामी उसे रोक लेती है, कहती है रुक जा, देखते हैं वो खुद कर पाता है या नहीं। आखिरकार कई ट्रायल्स के बाद त्सुबासा बड़ी गुड़िया नहीं लेकिन छोटी वाली जीत ही लेता है। वो छोटी डॉल रीना को देता है। रीना मुस्कुराती है, भले ही ये वही टॉय नहीं है जो वो चाहती थी, फिर भी वो बहुत इमोशनल होकर कहती है थैंक यू, मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। उसकी बात सुनकर त्सुबासा का दिल सच में पिघल जाता है। दूर से देख रही मिनामी सॉफ्टली बोलती है जिस तरह वो दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, आई रियली एडमायर दैट गाय। वो सायोरी की तरफ मुड़कर कहती है कि त्सुबासा ने अभी अभी यहाँ आकर भी सबको कंफर्टेबल फील कराया है। थोड़ी देर रुककर वो खुद से बोलती है काश मैं भी वैसी होती, लेकिन फिर ऑकवर्ड फील करके बात बदल देती है। तभी देखती है कि सायोरी फिर से मशीन पर लगी हुई है जैसे उसने मिनामी की बात सुनी ही नहीं। कुछ देर बाद वो दोनों देखते हैं कि रीना और त्सुबासा मूवी देखने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है ये दोनों भी पीछे पीछे थिएटर में पहुंच जाते हैं। इनसाइड द हॉल मूवी चल रही होती है एक ऐसी वुमन की स्टोरी जो अपने करियर सक्सेस के लिए बहुत स्ट्रगल करती है। मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये देखकर त्सुबासा जेन्युइनली शॉक रह जाता है। मूवी खत्म होने के बाद दोनों एक टेबल पर बैठते हैं। त्सुबासा सॉफ्टली पूछता है तुम मूवीज में अक्सर रोती हो। रीना जवाब देती है मेन कैरेक्टर की लाइफ मेरी जैसी लगती है, मैंने भी खुद को प्रूव करने में सालों लगा दिए ताकि लोग रिस्पेक्ट करें, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ अचीवमेंट्स के बिना लाइफ का मतलब क्या है। त्सुबासा कुछ देर सोचकर कहता है बहुत सारे लोग तुम्हें इंस्पिरेशन मानते हैं, बस बताते नहीं है। रीना थोड़ी चौंक जाती है, उसे हमेशा लगता था कि लोग सिर्फ उसके लुक्स या इमेज को नोटिस करते हैं, उसकी मेहनत को नहीं। त्सुबासा मुस्कुराता है ट्रस्ट मी, तुम्हारी डेडिकेशन अपने आप रिस्पेक्ट दिलाती है, चाहे कोई बोले या ना बोले। रीना के चेहरे पर पहली बार एक जेन्युइन स्माइल आती है। उसे लगता है कि शायद वो दोनों सच में एक जैसे हैं। अचानक वो पूछ लेती है बाय द वे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। त्सुबासा थोड़ा सरप्राइज होकर हंसता और कहता है नहीं आई एम सिंगल। रीना टीजिंगली पूछती है तो क्या तुम्हें अकेलापन नहीं लगता, ठंडे गांव में कोई खास के बिना रहना थोड़ा बोरिंग नहीं है। त्सुबासा कामली कहता है मुझे लोनलीनेस फील नहीं होती, मिनामी और सायोरी जैसे फ्रेंड्स हैं जिनकी वजह से होकाइडो अब टोक्यो से भी ज़्यादा स्पेशल लगने लगा है, और तुमसे मिलना तो आइसिंग ऑन द केक था।
ये सुनकर रीना के चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। तभी सुबासा कैजुअली पूछता है, तो अगली बार तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगी? रीना हंसकर बोलती है ऑफ कोर्स। और तभी पीछे से मिनामी और सयूरी निकल आती हैं और हंसते हुए कहती हैं, तो फिर अभी से शुरू करते हैं। सुबासा हैरान, तुम लोग यहाँ क्या कर रही थी? मिनामी तुरंत कहती है, हमने बस इतना सुना कि रीना तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती है। रीना पूछती है, ये दोनों कौन है? सुबासा मुस्कुराकर कहता है, मेरे फ्रेंड्स। मिनामी हल्के से गुस्से में, बस फ्रेंड्स? तूने नहीं बताया कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं? रीमा सब देखकर समझ जाती है कि सुबासा उन्हें कितना वैल्यू देता है। मिनामी आगे बढ़कर रीना से हाथ मिलाती है और शरारती अंदाज में कहती है, हैंडशेक कर ले, बाद में मैं गुंडागर्दी करूंगी। रीना थोड़ा हिचकिचाती है पर मान जाती है। मिनामी उसका हाथ पकड़ती है और मजाक में बोलती, अब मैं ये हाथ कभी नहीं धोऊंगी। साइमरी फेस पाम करती है, थोड़ा शांत रहो ना। रीना बस मुस्कुरा देती है। उसे अब सुबासा और उसके फ्रेंड्स की वार्मथ फील होती है और वो सॉफ्टली कहती है, अब समझ में आया कि सुबासा तुम्हें कितना प्यारा दोस्त मानता है। और तभी सीन में एंट्री होती है माई की। वो हंसते हुए कहती है, वाह सुबासा, एक साथ 3 हॉट लड़कियों को मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है। वो सबको याकिनी को खाने का ऑफर देती है, जो होक्काइडो की एक फेमस स्पेशलिटी है। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही मिनामी पहला बाइट लेती है और लिटरली बोल उठती है, डैम, ये तो हेवन है। सायूरी और रीना भी पीछे नहीं रहती। सबके रिएक्शंस ऐसे हैं जैसे ही अब तक का बेस्ट मीट हो। माई खुद के लिए सुबासा के लिए एक सर्विंग तैयार करती है। जैसे ही वो बाइट लेता है उसे होक्काइडो से और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। माई टीजिंग टोन में कहती है, तू तो एरिया की 3 सबसे गॉर्जियस लड़कियों के साथ डेट पर गया है। सुबासा अनजान बनने की एक्टिंग करता है। माई हंसते हुए कहती है, देखो रीना और सायूरी तो देवी जैसी लग रही हैं। मिनामी थोड़ी नाराज होती है कि उसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन तुरंत मूड बदल कर कहती है, वैसे रीना का दिमाग भी उतना ही शार्प है, फिर से एग्जाम्स में फर्स्ट आई है। सयूरी मिनामी से कैजुअली कहती है कि वो कितनी लकी है इतनी सुंदर और स्मार्ट होने के लिए। लेकिन मिनामी तुरंत बोल पड़ती है कि लकी नहीं, ये सब मेरी मेहनत और काउंटलेस आवर्स की प्रैक्टिस का रिजल्ट है। रीना ये सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है और तभी सुबासा उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारी कोशिशों को लोग नोटिस करते हैं जितना तुम सोचती भी नहीं। थोड़ी देर बाद जब सब निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं तो मिनामी सुबासा को रोक लेती है। वो थोड़ा झुककर पूछती है, तुम रीना को डेटिंग कर रहे हो? सुबासा फौरन मना करता है, लेकिन तभी वो उसकी कॉलर पकड़कर उसे पास खींचती है और मुस्कुराते हुए कहती है, देन बी रेडी, स्प्रिंग ब्रेक पर एक रियल डेट के लिए। ये सुनकर सुबासा ऑकवर्ड हो जाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। कुछ दिन बाद स्कूल में सयूरी ठंड से कांप रही होती है और मिनामी पूरे एनर्जी के साथ उछल कूद कर रही होती है। तभी वो सयूरी को याद दिलाती है कि व्हाइट डे आने वाला है, यानी वो दिन जब लड़के अपने वैलेंटाइन गिफ्ट्स का रिटर्न देते हैं। सयूरी हंसते हुए बोलती है, कौन सी दुनिया में कोई इसे सीरियसली लेता है। लेकिन मिनामी को पूरा भरोसा होता है कि सुबासा कुछ खास प्लान कर रहा है। अब दोनों के फेसेस पर क्यूरोसिटी और एक्साइटमेंट साफ दिख रही होती है। और तभी उनकी नज़र ऊपर सीढ़ियों पर जाती है। सुबासा ऊपर जा रहा होता है। मिनामी उसे चिढ़ाते हुए कहती है, तो बता दो, हमारी चॉकलेट्स लौटाने की प्लानिंग चल रही है क्या? लेकिन सुबासा काम होकर कहता है कि वो एक्चुअली कई दिनों से इसके बारे में सोच रहा था। ये सुनकर मिनामी थोड़ी डिसअपॉइंटेड सी हो जाती है कि वो नर्वस नहीं हुआ। क्लास के रास्ते में मत्सुओ सुबासा को रोक लेता है और उसे थोड़ा साइड में ले जाकर पूछता है, भाई व्हाइट डे पर क्या करना चाहिए? फिर वो स्लोली कन्फेस करता है कि वो वैलेंटाइन डे पर कही अपनी स्टूपिड बात के लिए मिनामी से जेन्युइनली माफ़ी मांगना चाहता है। वो ये भी बताता है कि उस दिन सयूरी ने गुस्से में उसके किड्स ज्वेलरी तक क्रश करने की धमकी दी थी। सुबासा हंसकर बोलता है, रिलैक्स ब्रो, शायद सयूरी ने वो बात भूल भी गई होगी, बस दिल से अपॉलॉजी दे देना, चीज़ें ठीक हो जाएंगी और शायद सयूरी की नज़र में भी तेरी इमेज सुधर जाए। ये सुनकर मत्सुओ उसकी मोटी कलाइयों की तारीफ करता है, सीरियसली रैंडम कॉम्प्लीमेंट, और जल्दी से थैंक यू बोलकर मिनामी से माफ़ी मांगने निकल जाता है। शाम को घर पहुंचकर सुबासा अपनी दादी से व्हाइट डे के लिए अपने बचपन वाला फेवरेट स्नैक बनवाने की हेल्प मांगता है। दादी पूछती हैं, व्हाइट डे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो वो मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि ये एक बहाना है उन लोगों के चेहरों पर स्माइल आने का जिनकी मैं परवाह करता हूँ। उसकी दादी की आंखों में खुशी दिखती है और कीन पास खड़ा क्वाइटली मुस्कुरा देता है। अगले दिन दोपहर में मत्सुओ मिनामी से मिलता है। वो उसे पाई का डिब्बा देता है और बहुत ही सिंसेरिटी के साथ कहता है, सॉरी मैं गलत था, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? मिनामी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर पाई लेती है और कहती है, थैंक्स, मैं तो वो बात भूल भी चुकी थी। उसी समय सुबासा और सयूरी वहां पहुंचते हैं। दोनों ये देखने आए थे कि सब ठीक हुआ या नहीं। एटमॉस्फेयर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और सयूरी भी आगे बढ़कर मत्सुओ को माफ कर देती है। वो भी उसे पाई का बॉक्स थमा देती हैं, सिंबॉलिक पीस गिफ्ट की तरह। फिर सुबासा दोनों को अपने हाथों से बने मिल्क राइस क्रैकर्स देता है, वैलेंटाइन चॉकलेट्स का रिटर्न गिफ्ट। मत्सुओ तो लिटरली खुशियों से फूला नहीं समाता और लड़कियां उसे देखकर हल्का सा ब्लश कर देती हैं। उस मोमेंट की प्योरिटी बस फील करने लायक होती है।
बाद में डिनर के दौरान सुबासा अपनी दादी को फिर से थैंक यू बोलता है और उनसे रेसिपी मांगता है ताकि वो मिनामी को भेज सके। दादी खुश होकर एग्री करती हैं। वो रेसिपी की फोटो लेने ही वाला होता है कि तभी मत्सुओ से मैसेज आता है, वीकेंड पर फिशिंग चलोगे? पहले वो थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर सोचता है कभी ट्राई क्यों नहीं किया और हाँ कर देता है। कुछ दिन बाद मत्सुओ और उसके पिता उसे एक फेमस फिशिंग स्पॉट पर ले जाते हैं जहाँ बहुत भीड़ होती है। थोड़ी देर बाद जब सब अलग अलग हो जाते हैं तो अचानक मिनामी एक टेंट से बाहर निकलती है। वो बताती है कि उसका फैमिली यहाँ अक्सर फिशिंग करने आता है, लेकिन आज वो सब कई घंटों से एक भी फिश नहीं पकड़ पाए तो कार में वापस चले गए। मत्सुओ उसे इनवाइट करता है कि वो भी उनके साथ ट्राई करे और एक्साइटेड होकर मिनामी मान जाती है। अब मत्सुओ परफेक्ट जगह ढूंढने में बिजी हो जाता है और सुबासा बस उसे क्वाइटली ऑब्जर्व करता रहता है। थोड़ी देर बाद सब सेटअप रेडी हो जाता है, लेकिन 1 घंटा बीत जाता है, एक भी फिश नहीं। मिनामी हंसकर कहती है, शायद हमने गलत जगह चुन ली। मत्सुओ अपने पिता से बेटर स्पॉट पूछने चला जाता है और अब बस मिनामी और सुबासा अकेले रह जाते हैं। सुबासा थोड़ा नर्वस होकर पूछता है, तुम बोर तो नहीं हो रही? वो मुस्कुराकर बोलती है, नॉट एट ऑल, वैसे भी हमें अकेले मिले ज़माना हो गया। उसकी स्माइल में कुछ ऐसा होता है कि सुबासा एक पल को कुछ बोल नहीं पाता। उसे एहसास होता है कि वो अब भी उसकी ब्यूटी की आदत नहीं डाल पाया है, भले ही वो उसे सालों से जानता हो। अचानक मिनामी अपनी चेयर पास खिसकाकर फ़ोन निकालती है और कहती है, चलो टाइम पास करते हैं, ये देखो मेरा फेवरेट मेकअप ट्यूटोरियल। वो दोनों वीडियो देखने लगते हैं। सुबासा प्रेटेंड करता है कि उसे कुछ समझ आ रहा है, लेकिन फिर बोल ही देता है, वैसे ही तुम्हारा मेकअप हमेशा परफेक्ट लगता है। मिनामी प्लेफुल टोन में पूछती है, तो तुम मुझ पर इतना ध्यान देते हो क्या? वो तुरंत मना करता है, लेकिन फिर कहता है, मुझे बस ये एडमायर होता है कि तुम हर बार खुद को और बेटर बनाना चाहती हो। इसकी ये बात सुनकर मिनामी का दिल हल्का सा धड़क उठता है। वो ड्रीमी नज़रों से बोलती है, मेरा सपना है लोगों को ब्यूटीफुल फील करवाने का। एक दिन मैं विदेश जाकर मेकअप आर्ट सीखना चाहती हूँ। सुबासा जेन्युइनली मुस्कुराता है और कहता है, तुम अमेजिंग हो। मिनामी शर्मा जाती है। वो धीरे से उसके पास झुकती है, उसकी स्किन को ऑब्जर्व करती है और पूछती है, क्या मैं तुम्हारा मेकअप कर सकती हूँ? सुबासा थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके होठों पर हल्का सा लिप बाम लगा देती है। उस पल उसे ऐसा लगता है जैसे उसका फर्स्ट किस हो। उसी टाइम मत्सुओ वापस आता है, एक्साइटेड होकर बताता है कि उसे बेटर स्पॉट मिल गया। वो सब वहाँ जाते हैं और इस बार खूब सारी मछलियाँ पकड़ते हैं। वो फिश फ्राई करते हैं और सुबासा जब पहला बाइट लेता है तो लिटरली उसकी आंखें चमक उठती हैं। इट्स डिलीशियस। मत्सुओ खुश होकर कहता है, वेट, मैं इस पर अपनी होममेड स्वीट्स भी रखता हूँ। पर अगले ही दिन सुबासा बीमार पड़ जाता है, शायद ठंड लग गई थी। सयूरी उसे टेक्स्ट करती है, हाल पूछती है। वो रिप्लाई करता है कि वो थोड़ा बेटर फील कर रहा है और दोनों फिर से मिलने का प्लान बनाते हैं। कीन उसके लिए खिचड़ी लेकर आता है और बताता है कि रिन्ना भी उसका हाल पूछने आई थी, पानी लेकर, साथ में एक क्यूट सा गेट वेल सून नोट भी छोड़ा था। लेकिन जैसे ही उसकी हालत और बिगड़ने लगती है, मिनामी दरवाजे पर आ जाती है। वो कहती है, कीन ने बोला कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। उसकी आंखों में जेन्युइन कंसर्न होता है। जब मिनामी पास आती है तो बासा का ध्यान उस पर टिकाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। उसकी आंखें, उसकी वार्मथ, सब कुछ इतना करीब से देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो कुछ बोल भी नहीं पाता। तभी मिनामी धीरे से उसका माथा छूती है, अपना फोरहेड उसके फोरहेड से लगाकर उसका टेम्परेचर चेक करती है। उस पल में दोनों के बीच की डिस्टेंस प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है। वो सॉफ्टली बोलती हैं, तुम्हें सांस लेना में थोड़ी तकलीफ हो रही है ना? और फिर एक मिंट कैंडी उसके हाथ में रखती है ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके। थोड़ा गिल्टी फील करते हुए वो कहती है, माफ़ करना, शायद तुम्हें बीमार मैंने ही कर दिया। तुम्हें इतनी देर तक फिशिंग करवाना मेरी गलती थी। अब जो भी चाहो मैं फुलफिल करूंगी। तो बासा का सिर पहले से ही गर्म था और अब ये बात सुनकर वो लिटरली कंफ्यूज और ब्लश दोनों कर जाता है। उसका माइंड रैंडम थॉट्स में चला जाता है और ज़्यादा सोचते सोचते उसका सिर और भारी हो जाता है। वो वापस बेड पर गिरता है और मिनामी तुरंत उसे ब्लैंकेट से ढक देती है। धीरे से पूछती है, कुछ चाहिए तुम्हें? आधी नींद में वो उसका हाथ पकड़ लेता है सॉफ्टली और बस इतना कहता है, प्लीज़ पास रहो। मिनामी का दिल रुक सा जाता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, बस उसका हाथ थामे रहती है जब तक वो सो नहीं जाता। अगली सुबह उसका बुखार उतर चुका होता है। वो उठकर मिनामी को मैसेज करता है, थैंक्स फॉर कमिंग लास्ट नाइट। मुझे ठीक से याद नहीं, कुछ हुआ क्या? वो जवाब देती है, कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दिल के अंदर उसे वो पल अब भी साफ याद होता है जब उसने उसका हाथ पकड़ा था। और वो सोचती है, काश वो पल कभी खत्म ना होता। एक हफ्ता बीतता है, ठंड कम होने लगी है और होकाइडो की सर्द हवा में पहली बार तुबासा को साफ रास्ता दिखता है। वो स्कूल की तरफ जा रहा होता है कि अचानक क्रॉस रोड पर मिनामी को इंतजार करते देख रुक जाता है।
वो सोचता है ये यहाँ तक सिर्फ मेरे लिए चली आई। मिनामी उसे देखते ही तेजी से उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और प्लेफुल टोन में शिकायत करती है, मुझे इतने ठंड में इंतजार करवाना अच्छा नहीं था ना। वो थोड़ा हंसता है और पूछता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि आने वाली हो? वो शरारती हंसी के साथ कहती है, क्योंकि सरप्राइज देना था तुम्हें। फिर उसका माथा छूकर चेक करती है, अब बुखार तो नहीं है ना? वो हंसते हुए बोलता है, कैन मुझे बार बार जल्दी सोने को कहता है ताकि मैं फिर बीमार ना पड़ जाऊं। मिनामी कहती है, कैन बहुत केयरिंग है, लेकिन सच कहूं तो मैं चाहती थी तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करूं। ये सुनकर तुबाशा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो तुरंत बात बदलता है, आज मौसम कितना साफ है ना, सुना है टोक्यो में अब तक चेरी ब्लॉसम्स खिल चुके होंगे। दोनों मौसम की बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी तुबाशा कैजुअली कह देता है कि सुना है अगले हफ्ते क्लास शेड्यूल बदलने वाला है। ये सुनते ही मिनामी का मूड थोड़ा डल पड़ जाता है। वो सोच में पड़ जाती है, अगर हमें अलग क्लास में डाल दिया गया तो शायद वो मुझसे बात करना भी बंद कर दे। वो सॉफ्टली बोलती है, यही वजह थी कि मैं जल्दी निकल आई, आज तुमसे मिलना चाहती थी। तो बसा उसकी आंखों में देखकर कहता है, डोंट वरी, चाहे हम अलग क्लास में हो मैं फिर भी तुमसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। तो बासा खुद अपनी बातों पर थोड़ा शर्माता है, जबकि मिनामी उसे टीज करने के मौके ढूंढती रहती है। लेकिन जब दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उन्हें फिर से सेम क्लास में डाल दिया गया है। तो बासा की खुशी छिपाई नहीं छिपती, और जब सयूरी भी उसी क्लास में आती है तो मिनामी लिटरली चमक उठती है। दूर से रिन्ना को देखकर तुबासा उससे वेव करने वाला होता है, पर तभी एक सहपाठी उसे बुला लेता है। रिन्ना बस मुस्कुराकर रह जाती है। उसी समय मिनामी देखती है कि फुयुकी ने नया हेयर स्टाइल रखा है, तो बासा कैजुअली उसकी तारीफ कर देता है, इट रियली सूट्स यू। फुयुकी इंस्टेंट ब्लश करता है, थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है, लेकिन क्लियरली खुश भी होता है। थोड़ी देर बाद मात्सुओ हॉल में एंट्री मारता है, पूरे जोश में, रेडी फॉर अनदर स्कूल ईयर। सयूरी तो बासा को एक नए गेम के बारे में बताती है, और जब मात्सुओ बोलता है कि मैं भी वही खेलता हूँ, तो दोनों एकदम जोश में गेम की बातें करने लगते हैं। मिनामी बस दूर से देखती रहती है, लेकिन तुबासा उसे हाथ से बुला लेता है, हे तू भी आ, पीछे क्यों रह रही है? फिर उनकी नई क्लास टीचर मिसी आती हैं। वो कहती हैं, ओके एवरीवन, हमें नया क्लास प्रेसिडेंट चुनना है। मात्सुओ बिना टाइम गवाए तुबासा का नाम बोल देता है। मिनामी और सयूरी दोनों सपोर्ट करती हैं, हाँ वो परफेक्ट रहेगा। मिसी पूछती है, तुबासा रेडी हो? वो मुस्कुराकर कहता है, श्योर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और बस मिसी उसे ऑफिशियली क्लास प्रेसिडेंट बना देती हैं। फिर वो पूछती हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन वॉलंटियर करेगा? मिनामी बिना एक सेकंड गवाए हाथ उठा देती है। कोई कंपटीशन नहीं होता और दोनों को क्लास लीडरशिप मिल जाती है। उस रात तुबासा सयूरी को गेमिंग सेशन के लिए इनवाइट करता है। वो एक्साइटेड होकर कहता है, मैं अपना कंसोल यूज करने के लिए लिटरली वेट नहीं कर पा रहा था। सयूरी पूछती है, तेरे पास हमेशा से कंसोल था क्या? वो हंसकर बताता है, नहीं, हफ्तों से पैसे जमा किए थे खरीदने के लिए। वो पूछती है, तू हर बार नई चीजें क्यों ट्राई करता है? तुबासा कामली जवाब देता है, क्योंकि नए एक्सपीरियंसेस ही जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और ऑनेस्टली मुझे खुशी है कि तू मेरे साथ खेल रही है। दोनों गेम में लॉगिन करते हैं और सयूरी उसे अपनी बनाई हुई मैंशन दिखाती है जो उसने हफ्तों में बनाई थी। वो नर्वस होकर बोलती है, तू पहला इंसान है जिसे मैंने ये दिखाया। तो बासा खुश होकर कहता है, तो बदले में मैं भी अपना घर दिखाता हूँ, थोड़ा बेसिक है पर दिल से बनाया है। वो हंसते हैं और साथ मिलकर नई जगह एक्सप्लोर करने लगते हैं। पहाड़, केव्स, रिसोर्सेज, लिटरली एक परफेक्ट माइनक्राफ्ट डुओ वाइब। जब सयूरी ब्रेक लेने को कहती है तो बासा उसकी स्किल की तारीफ करता है। वो मॉडेस्ट होकर कहती है, कुछ खास नहीं, मैं तो सबसे बोरिंग हूँ। फिर कहती है, मात्सु ने मुझे क्लास प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट करके ज्यादा करेज दिखाया था। तो बासा उसे रुकता है और कामली कहता है, तू बहुत बदल गई है, रिमेंबर पहली बार जब हम मिले थे? वो सोच में पड़ जाती है और मन ही मन जानती है कि वो बदलाव उसके इन्फ्लुएंस की वजह से है। अगले दिन स्कूल में दोनों क्लास के बाद रुकते हैं कुछ प्रिंटआउट्स अरेंज करने के लिए। अंधेरा बढ़ने लगता है, सराउंडिंग्स पूरी तरह क्वाइट। तो बासा थोड़ा अनईजी फील करता है, पर मिनामी टीजिंग टोन में कहती है, अरे डर मत, अब तो सिर्फ हम दोनों हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी अगली गोस्ट से टकरा भी सकते हैं। वो नर्वस होकर टॉपिक बदल देता है, वैसे थैंक्स वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिनामी हल्की स्माइल के साथ पूछती है, तुम सोचते हो मैं केपेबल नहीं हूँ? वो जल्दी से बोलता है, नहीं, बस लगा ये तेरे इंटरेस्ट का फील नहीं होगा। वो हंसती है और सॉफ्टली बोलती है, तू सही कह रहा है, पर मैं वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बनी हूँ ताकि तेरे करीब रह सकूं। तो भाषा का दिल एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता है। वो क्लियरली ब्लश करता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। मिनामी थोड़ा और पास आती है, उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आई एम नॉट जोकिंग। तो भाषा जैसे ही दोनों प्रिंटआउट्स खत्म करते हैं, अचानक उनकी टीचर मिसी वहां आ जाती हैं। हल्की मुस्कान के साथ वो कहती हैं, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया क्लास के काम में हमेशा साथ देने के लिए। दोनों झट से झुककर इट्स ओके मैम कहते हैं, लेकिन जाते जाते मिसी का एक वाक्य उनके दिमाग में अटक जाता है, यू टू मेक अ रियली गुड टीम। रास्ते में लौटते वक्त सुभाषा नोटिस करता है कि मिनामी का मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है, पहले जैसी मस्ती नहीं, बस चुपचाप चल रही है। वो पूछने ही वाला होता है कि तभी मिनामी बोल उठती है, गोल्डन वीक आने वाला है, उस दिन का पूरा टाइम फ्री रखना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी सीरियसनेस देखकर सुभाषा का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है।
कि ऐसा क्या हो सकता है जो वो इतनी गंभीरता से कहने वाली है। कुछ दिन बाद सुबह की ठंडी हवा में मिनामी जल्दी उठ जाती है। मिरर के सामने खड़े होकर हल्के ब्लश के साथ मेकअप करती है, बालों को ठीक करती है। आज क्लियरली कोई खास दिन है। दूसरी ओर सुभाषा उस रेलवे स्टेशन पर पहले से मौजूद है। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। तभी माई वहां आती है और मिनामी को ड्रॉप करने से पहले मुस्कुराकर कहती है, यू लुक स्टनिंग टुडे। और फिर दोनों की नजरें मिलती हैं। मिनामी हल्के झुककर माफी मांगती है, सॉरी तुम्हें इतनी जल्दी बुला लिया। वो मुस्कुराता है, नो वरीज, वैसे भी मैं देर तक सो नहीं पाता। वो कहती है, हमारी डेस्टिनेशन थोड़ी दूर है बट इट्स अ सरप्राइज। वो हंसकर पूछता है, इतना सस्पेंस क्यों? और जवाब में मिनामी बस मुस्कुरा देती है, बस थोड़ा सब्र रखो, टाइम उड़ जाएगा। लेकिन आयरनी ये कि कुछ ही मिनटों में वो खुद उसकी बगल में सिर टिकाकर सो जाती है। सुबासा खिड़की से बाहर कंट्री साइड की हरियाली देखता है और याद करता है कि जब वो पहली बार उसके घर गया था और दोनों मूवी देखते देखते सो गए थे। अब वही शांति, वही सुकून, बस इस बार ट्रेन में। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं, सूरज की रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ती है और सुबासा अनायास बोल पड़ता है, तुम सीरियसली ब्यूटीफुल लग रही हो। मिनामी थोड़ी शर्मा जाती है, मुस्कुराती है और कहती है, डोंट वरी, मुझे बुरा नहीं लगा। वो तुरंत माफ़ी मांगता है, मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन उसकी मुस्कुराहट बता देती है कि वो सब समझ चुकी है। थोड़ी देर बाद उनका स्टॉप आ जाता है। मिनामी बताती है कि असली जगह तक जाने के लिए उन्हें बस लेनी होगी, लेकिन पहले एक शॉर्ट डिटूर करने का प्लान है। वो साइकिल किराए पर लेते हैं और शहर की सड़कों पर दोनों की हंसी गूंज उठती है। कुछ देर बाद वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ बीन पेस्ट बन्स मिलते हैं, बाहर से कुरकुरे, अंदर से मुलायम। हर बाइट के साथ मिनामी का चेहरा खिल उठता है। वो कहती है, यार ये तो मेरी लाइफ का बेस्ट बन है। सुभाषा हंसते हुए कहता है, शायद इस बन की स्वीटनेस तुमसे मैच कर रही है। वो उसे तिरछी नज़र से देखती है, तुम फ्लर्टिंग कर रहे हो क्या? वो हंसकर बोलता है, नहीं सच बोल रहा हूँ। ऐसे ही तुबासा ने एक और बाइट लिया। उसने नोटिस किया कि मिनामी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, कुछ गिरा क्या? लेकिन मिनामी मुस्कुरा दी, नहीं बस तुम्हारे खाने का एक्सप्रेशन बहुत क्यूट लग रहा था। वो बात सुनकर तुबासा थोड़ा शर्मिंदा हो गया और नजरें हटा ली तो सॉफ्टली बोली, प्लीज फिर से मुंह मत फेरो ना, मुझे देखना अच्छा लगता है। तुबासा हंसते हुए कॉम्प्लीमेंट दे देता है, तुम्हारे साथ होने से हर खाना और भी स्पेशल लगने लगता है। उसकी बात सुनकर वो थोड़ी नर्वस हो जाती है, चीक्स रट के गुलाबी हो जाते हैं। फिर कैजुअली बोलती है, तो फिर आज मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। वो दोनों हंसते हुए खाना शेयर करते हैं और फिर एक दुकान की तरफ घूमने निकलते हैं। अंदर पहुंचकर मिनामी 2 हेयर पिन्स उठाती है और पूछती है, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? तुबासा थोड़ी देर तक सोचकर एक चुनता है और बिना कुछ कहे वो भागते हुए जाकर वही खरीद लेती है। इसी बीच तुबासा की नज़र एक रेड ब्रेसलेट पर पड़ती है। उसे देखता रहता है जैसे मन में कुछ सोच रहा हो। थोड़ी देर बाद मिनामी उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। वो चौंक जाता है, अरे ये क्या कर रही हो? वो बस मुस्कुरा के कहती है, ट्रस्ट मी, बस चलो। वो उसे चलते हुए किसी पार्क में ले जाती है और उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि उसके मेलन्स उसके बैग से टकरा रहे हैं। फिर वो धीरे से पट्टी हटाती है और सामने का नज़ारा देखकर तुबासा बस स्पीचलेस रह जाता है। पूरा पार्क चेरी ब्लॉसम से भरा हुआ था। मिनामी धीरे से कहती है, याद है तुमने कहा था कि तुम्हें साकुरा खिलते हुए देखना है? तुबासा कुछ नहीं बोलता, बस हल्के आंसू के साथ आसमान की तरफ देखता है। वो थोड़ा घबरा जाती है, ज़्यादा पिंक लग रहा है क्या? चलो वापस चलें। वो तुरंत से हिलाता है, नहीं बस ये जगह इतनी खूबसूरत होगी कभी सोचा नहीं था। मिनामी का चेहरा खिल उठता है। वो खुश होकर कहती है, चलो सबसे ऊपर तक चलते हैं, वहाँ से व्यू और भी अमेजिंग है। चलते चलते वो बताती है कि बचपन में वो यहाँ फैमिली के साथ आई थी पर तब इतनी ब्यूटी महसूस नहीं हुई थी। अब जिंदगी के इतने सालों बाद उसे सब कुछ और क्लियर दिखता है, अलग नज़र से। तुबासा धीरे से सोचता है, क्या पता सालों बाद हम फिर यही नज़ारा साथ देखें। मिनामी हंसती है और पास खड़े एक बुजुर्ग कपल की तरफ देखती है, उनसे बोलो ना हमारी फ़ोटो ले लें। थोड़ी ऑकवर्ड कोशिशों के बाद आखिरकार एक अच्छी फोटो क्लिक होती है। आगे बढ़ते हुए तुबासा एक छोटा सा टेम्पल देखता है और वो दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं। मिनामी बताती है, ये मंदिर औरतों में फेमस है फर्टिलिटी प्रेयर्स के लिए। वो खुद बोलते बोलते शर्म से रुक जाती है पर तुबासा के रिएक्शन पर हंस देती है। शायद हमें भी आने वाले सालों में यहाँ फिर आना चाहिए। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है तो वो सॉफ्टली कहती है, मेरा मतलब अगर हम फिर से यहाँ आए और एक और फोटो लें तो कैसा होगा? तुबासा मुस्कुराता है और बस सिर हिला देता है। वो सोच में पड़ जाता है कि अगर उनकी दोस्ती इतनी लंबी चली तो शायद उनका रिश्ता भी बदल जाए। उसी वक्त दूसरी तरफ रिना अपनी क्विक स्टडी सेशन खत्म कर रही होती है। वो उस टेडी बियर को देखती है जो तुबासा ने उसके लिए जीता था और उसके ख्यालों में खो जाती है। वो अपने डॉग के साथ खेल रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। एक पड़ोसी उसे बुलेटिन देता है और वो सोचती है परफेक्ट बहाना है तुबासा के पास जाने का। लेकिन जैसे दरवाज़ा खुलता है वहाँ उजोरा खड़ा होता है। वो घर पर नहीं है। वो हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ पार्क में मिनामी लोगों को गो कार्टिंग करते हुए देखती है। अरे तुबासा ने तो ये कभी ट्राई ही नहीं किया। वो दोनों कुछ स्नैक्स लेकर जाते हैं और फिर तुबासा घबराए रुकी की तरह कार्ट चलाता है तो मिनामी हंस हंस के लोटपोट हो जाती है।
दिन का बाकी हिस्सा वो रैंडम फन चीजें करते हुए बिताते हैं और आखिर में आइसक्रीम खाते हुए रुकते हैं। तुबासा उसे आइसक्रीम का पहला बाइट लेते हुए देखता है और अचानक फोन निकालकर उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। वो शॉक में पूछती है, अरे वो भेजो ना। वो उसे भेज देता है और कुछ देर बाद नोटिस करता है कि उसने वो फोटो अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना ली है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्या वो बस मजाक कर रही है या कुछ और सोच रही है। लेकिन उसी पल तुबासा वो रेड ब्रेसलेट निकालता है, वही जो उसने दुकान में देखा था। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, ये तुम्हारे लिए था, मुझे लगा ये तुम्हारे हाथ पर परफेक्ट लगेगा। मिनामी सॉफ्टली कहती है, तो तुम ही पहना दो। वो धीरे धीरे ब्रेसलेट पहनाता है और कुछ सेकंड्स के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं। एक ऑकवर्ड लेकिन प्योर मोमेंट। वो कुछ कहना चाहता है, शायद हम एक कपल जैसे लगते हैं, लेकिन आखिरी पल पर बोल देता है, लोग सोचेंगे हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। मिनामी आधे मन से मुस्कुराती है तो वो अंदर से टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने बिना रिस्क के बड़ी गलती कर दी। वो खुद से नाराज है कि जिस लड़की से वो सच में प्यार करता है उसे बोलने की हिम्मत तक न जुटा पाया। वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने दिल की बात जरूर कहेगा। पर तभी मिनामी बोलती है, तुबासा मैं अगले हफ्ते होकाइडो छोड़ के विदेश पढ़ाई के लिए जा रही हूँ। वो स्टन रह जाता है। वो बताती है, तुमसे मिलके मुझे अपने सपनों को फॉलो करने की हिम्मत मिली, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी बताने के लिए। तुबासा कुछ नहीं कह पाता, बस उसे गले लगा लेता है। वो उसके सीने से लगकर आंसू रोकती है, लेकिन जब वो उसके चेहरे पर आंसू देखती है तो खुद भी टूट जाती है। उसी वक्त एक स्टाफ मेंबर आता है, एक्सक्यूज मी, शॉप बंद होने वाली है। वो दोनों जल्दी से निकलते हैं, लास्ट बस पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि आज की आखिरी बस जा चुकी है। मिनामी फोन निकालती है, देखो एक राइड तो दिखा रहा है। स्टाफ कहता है, वो वीकडे शेड्यूल है, आज हॉलीडे है, अब कोई ट्रांसपोर्ट नहीं बचता। मिनामी माई को कॉल करने की कोशिश करती है, वहीं तुबासा अपने डैड को फोन करके पूरी सिचुएशन बताता है। थोड़ी देर बाद ओजोरा प्लान बनाता है और सबको सरप्राइज कर देता है। तुबासा वापस जाकर बताता है, डैड ने कहा है उनके दोस्त के होटल में हम रह सकते हैं और वो खर्च भी देंगे। मिनामी पहले तो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर हल्की मुस्कान के साथ मान जाती है। रात में होटल पहुंचते हुए वो सॉफ्टली कहती है, याद है जब सब स्लीप ओवर का मजाक बना रहे थे, ये शायद उसके सबसे करीब है। तुबासा घड़ी देखता है, रेस्टोरेंट बंद होने से पहले खाना खा लेते हैं। वो दोनों खुल के डिनर एंजॉय करते हैं, सब कुछ उसके डैड के पैसों से। वापस रूम में आते ही मिनामी बोलती है, पहले मैं नहा लेती हूँ। तुबासा बस सोचता है, यार ये सिचुएशन थोड़ी डेंजरस लग रही है। जब वो शावर में होती है वो खुद को काम करने की कोशिश करता है ताकि माइंड कहीं और ना जाए, पर दिमाग खुद ब खुद फनी विजुअल्स बना लेता है। वो नहाकर बाहर आए और बोले, खाना रेडी है। वो तुरंत टीवी ऑन करता है और टीवी और आयरन ये है कि टीवी पर वही चेरी ब्लॉसम पार्क का प्रोग्राम चल रहा होता है। उसे याद आता है बस एक हफ्ते में वो जा रही है और उसी पल उसके दिल में एक भारी सैडनेस उतर आती है। जब मिनामी नहा के बाहर आती है तो देखती है कि सुबासा पहले से ही गहरी नींद में सो चुका है। वो धीरे धीरे उसके पास जाती है, घुटनों के बल बैठकर बस उसे कुछ देर तक देखती रहती है। वो शांत चेहरा जैसे किसी बच्चे की तरह सुकून में सोया हो। फिर हल्की मुस्कान के साथ उसके माथे पर एक सॉफ्ट किस देती है और बिना कोई आवाज की अपना सामान उठाती है। जाने से पहले वे एक छोटा सा नोट उसके पास रख देती है और चुपचाप दरवाजा बंद करके बाहर चली जाती है। कुछ दिन बाद सीन बदलता है। सयोरी एक कैफे में अकेले बैठी है और सोच रही है कि सुबासा अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं आया। उसी वक्त उसकी पुरानी दोस्त आसुका और एक नई लड़की हिना उसके पास आती है। आसुका उसे कराओके के लिए इनवाइट करती है, लेकिन सयोरी मुस्कुराकर मना कर देती है, आज मन नहीं है, गेम से जुड़ी चीजें नहीं करनी। हिना क्यूरियोसिटी से पूछती है, कोई स्पेशल फ्रेंड है क्या जिसके साथ टाइम स्पेंड करती हो? आसुका हंसते हुए बोलती है, अरे उसका तो पहले से बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड है, बच्चा भी होगा अब तक। सयोरी कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी कैफे का दरवाजा खुलता है और अंदर मिनामी आती है, हाथ में ट्रैवल बैग लेकर। उधर दूसरी साइड में रोना सुबासा के घर पहुंचती है कुछ बची हुई डम्पलिंग्स देने के लिए, लेकिन ओजोरा सुबासा के पिता बताते हैं कि उसका बेटा ट्रिप से आने के बाद कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकला। कैफे में वापस मिनामी सबको बताती है कि उसने अपनी लास्ट डेट पार्क में कितनी एंजॉय की और अब वो सच में होकाइडो छोड़ने वाली है। सायोरी को यकीन नहीं होता कि मिनामी को यहाँ की लाइफ इतनी पसंद थी। मिनामी धीरे से कहती है, हाँ सबके साथ टाइम बिताना अमेजिंग था, लेकिन पिछले 2 महीने में मुझे समझ आया कि हम सबके अलग गोल्स हैं। वो आगे बोलती है, मैं हमेशा थ्रिल के पीछे भागती रही, पर अब मेकअप सीखना चाहती हूँ, कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिस पर खुद को प्राउड फील हो। सड़क के उस पार माई को देखकर मिनामी जाने का फैसला करती है। सायोरी उसे बाहर छोड़ने की बात करती है, पर वो मुस्कुरा कर कहती है, नहीं तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। सायोरी उसे शुभकामनाएं देती है और फिर जल्दी से सुबासा को मैसेज भेजती है। मिनामी एयरपोर्ट जा रही है और शायद पहली बार सायोरी खुद को खुला छोड़ती है और आसुका और हिना के साथ कराओके जाने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ सुबासा बिस्तर पर पड़ा है, आंखें आधी खुली, दिमाग अब भी होटल वाली रात में अटका हुआ है। वो बार बार मिनामी का छोड़ा हुआ लेटर पढ़ता है और सोचता है शायद वो उसे पसंद ही नहीं करती, लेकिन फिर अचानक उसके बैग से वही हेयरपिन गिरता है जो मिनामी का था। बस उसी पल उसे एहसास होता है कि अब उसे और बैठा नहीं रहना चाहिए। वो भागता हुआ अपने डैड के पास जाता है, प्लीज मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दो। ओजोरा पहले थोड़ा अनॉयड होकर कहता है, मेरा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पर जब सुबासा जिद करता है,
डैड मुझे किसी से मिलना है प्लीज। तो वो बिना कुछ और बोले ऑफिस को कॉल करता है, मीटिंग कैंसिल, मैं जा रहा हूँ। और दोनों तेजी से कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर माई मिनामी को शॉपिंग और आउटफिट्स की बातें करके डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मिनामी बार बार फोन स्क्रीन देखती रहती है, कोई मैसेज नहीं आया। जब बोर्डिंग कॉल अनाउंस होता है, वो गहरी सांस लेकर गेट की तरफ चलती है। माई पीछे से बोलती है, चलो टाइम हो गया। मिनामी के चेहरे पर उदासी साफ झलकती है। उसे पूरा यकीन है कि सुबह नहीं आने वाला। लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुंचती है, पीछे से एक आवाज गूंजती है, मिनामी। वो मुड़ती है और देखती है सुबह दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। वो हाफते हुए उसके हाथ में वही हेयरपिन थमाता है। ये तुम्हारा गिर गया था। मिनामी मुस्कुराती है, थैंक यू, लेकिन बस इतना ही कहना था। सुबह एक पल के लिए उसकी आंखों में देखता है, फिर हिम्मत जुटाकर बोलता है, तुमसे मिलकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। तुम्हारी वजह से मुझे होकाइडो से प्यार हो गया। पहले डर लगता था यहाँ आकर, पर अब बस इस जगह में तुम हो। वो रुकता है और आगे जोड़ता है, मैं इन यादों को हमेशा अपने दिल में रखूंगा और इंतजार करूंगा चाहे सालों लग जाएं। मिनामी की आंखें नरम पड़ जाती हैं। वो हंसते हुई कहती है, रिलैक्स, मेकअप कोर्स सिर्फ 2 हफ्ते का है। सुबह से शौक में घुटनों पर गिर जाता है, क्या 2 हफ्ते? हाँ, लेकिन मेरे लिए ये बड़ा स्टेप है। मैं कभी इतनी देर होकाइडो से बाहर नहीं रही। वो मुस्कुराकर कहती है, मैं वापस आऊंगी, कुछ न्यू लुक्स, न्यू स्टोरीज और न्यू मेमोरीज के साथ। वो प्लेन की तरफ बढ़ जाती है और सुबह बस रनवे के पास खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में वही फेमिलियर वार्मथ और हाथ में वो रेड ब्रेसलेट जो अब उसकी सबसे बड़ी याद बन चुका है। 2 हफ्ते बाद सीन फिर बदलता है। सायोरी सुबह को अपकमिंग गेमिंग इवेंट में इनवाइट करती है। वो मजे से फ्राइड चिकन खा रहा होता है तो सायोरी टीजिंगली पूछती है, आज बेंटो नहीं खा रहे? वो कुछ नहीं बोलता, बस टेबल पर बैठ जाता है। तभी मीसा अटेंडेंस लेने आती है और तभी डोर खुलता है। मिनामी अंदर आती है। सभी खुश होकर उसका स्वागत करते हैं। सुबह उसकी तरफ चिकन उठाकर दिखाता है, देखो तुम्हारा फेवरेट। वो एक मुस्कुराकर एक बाइट लेती है और फिर उसे भी खिलाती है। उसी वक्त मीसा अंदर आकर दोनों को डांट देती है, क्लासरूम में रोमांस नहीं। वो जाते ही दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बस हंस पड़ते हैं। वो जान चुके हैं वो फिर से एक दूसरे के साथ हैं। और अगर तुमने ये एनीमे रिकैप यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट में लिखो, गोरी बॉम्ब इज बैक। और हाँ, अगर ऐसे ही इमोशनल और क्यूट एनिमे स्टोरीज तुम्हें पसंद हैं तो अगला वीडियो जरूर देखना। ये तो बस बिगिनिंग थी।